अध्याय 241 पॉकेट हंटिंग आयाम। कुछ देर तक दोनों सूर्यों को देखने के बाद शौर्य उब गया और बाथरूम में चला गया। खुद को साफ करने के बाद शौर्य डॉन नेटवर्क को खोलने और ये देखने की योजना बना रहा था कि अंदर क्या है। आखिरकार पिछली बार जब उसने साइट देखी थी तो वह पवन दिव्य कला के पंखों को सीखने के लिए थी। उसने अभी तक अन्य चीज़ों को नहीं देखा था। ये साइट डॉन सिस्टम के सभी छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसे इससे परिचित होना था। इस समय नीचे से ये म्यू की आवाज़ सुनाई दी। जी, दरवाज़ा खोलो, कुछ बड़ा हुआ है। शौर्य उसकी बातें सुनकर चकित हो गया। फिर वह नीचे गया और दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर ये म्यू, जेवियर और एयान के अलावा रिया और बाकी लोग भी थे। शौर्य ने सभी को लिविंग रूम में आने दिया और पूछा, क्या हुआ। ये म्यू ने अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन का प्रोजेक्शन चालू किया ताकि एक फोरम से ब्लॉग पोस्ट दिखा सकूं। इसे देखो। शौर्य ने इस पर नज़र डाली। ब्लॉग का शीर्षक था, चौंकाने वाला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सबसे मजबूत नए छात्र शौर्य की शक्ति इस स्तर तक पहुंच जाएगी। मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से परखा। लेखक बोयेबो, शौर्य बोयेबो, वह परोपकारी वरिष्ठ। ब्लॉग किस बारे में था। ये म्यू ने बताया, मैंने इसे आज सुबह डॉन नेटवर्क पर देखा। रिया ने भौहें सिकुड़ी। उस आदमी ने कल रात चुनौती को एक वीडियो में रिकॉर्ड किया और एक पेड ब्लॉग पोस्ट किया। इसे देखने के लिए 10 अकादमिक क्रेडिट खर्च करने पड़ते हैं। शौर्य ने अपना सिर खुजलाया। मुझे कोई नहीं जानता, कौन पेड पोस्ट देखेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। क्या लोगों ने सचमुच इसे देखने के लिए पैसे दिए। इतना मूर्ख कौन होगा। इन म्यूजियम ने दृश्यों की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे देखने वाले लोगों की बड़ी संख्या को देखें। शौर्य ने विभिन्न स्थानों से इसे देखा और उन्होंने अपनी अपनी जगह फिर से तय की। उसने उसे फिर से देखा। 1.63 मिलियन। शौर्य, चिंता मत करो, मुझे लगता है प्रति व्यक्ति 10 अकादमिक क्रेडिट। इसका मतलब होगा 16.3 मिलियन अकादमिक क्रेडिट। शौर्य, ओह, ये तो बहुत ज़्यादा था। एक वीडियो से 16 मिलियन शैक्षणिक क्रेडिट अर्जित किए जा सकते हैं। उसने रिया को चकित होकर देखा। ऐसा किया जा सकता है। इतने सारे लोग इसे क्यों देखेंगे। रिया ने अपना सिर रगड़ते हुए समझाया, डॉन सिस्टम में 108 विश्वविद्यालय हैं। प्रत्येक स्कूल में 10 लाख से ज़्यादा छात्र हैं। कुल मिलाकर लगभग 100 मिलियन छात्र हैं। 10 अकादमिक क्रेडिट बहुत ज़्यादा नहीं हैं। उसने शौर्य की तरफ आंखें घुमाईं। क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितने मशहूर हो। फेडरल टाइम्स में तुम्हारे बारे में सिर्फ एक प्रवेश परीक्षा के लिए 2 बार लेख लिखे गए हैं, जिसमें तुम्हारी अन्य उपलब्धियां भी शामिल हैं। रिया ने कहा, डॉन सिस्टम के छात्रों के लिए आपके नाम का उल्लेख ही काफ़ी आकर्षक है। जैसे ही रिया ने ये शब्द कहे, उसकी मोटी छाती धड़क उठी। 16.3 मिलियन शैक्षणिक क्रेडिट। यह इतना बड़ा था कि वह सांस नहीं ले पा रही थी। लूजी। अंततः उसे एहसास हुआ कि अब वह कितना प्रसिद्ध हो गया है। भले ही वह मार्शल आर्ट में अच्छा प्रदर्शन न कर सके, लेकिन वह अभिनेता बन सकता है। हे, रिया की नसें उभर आई जब उसने शौर्य का चेहरा देखा। वह क्या सोच रहा था। शौर्य, इतने सारे अकादमिक क्रेडिट, क्या तुम इसे ऐसे ही जाने दोगे। शौर्य अजीब तरह से मुस्कुराया। उसे एक अनुमान था। यही वह आश्चर्य था जिसके बारे में सीनियर बोयेबो ने बात की थी, है ना। ऐसा लग रहा था कि वह लाभ लेकर भागने वाला व्यक्ति नहीं था। अगर शौर्य उसका पीछा करता तो उसे भी परेशानी होती। एकमात्र समस्या ये थी कि वरिष्ठ अधिकारी उसे कितना देंगे। हालांकि वह सीनियर वाकई विलक्षण प्रतिभा का धनी था। उसने 70,000 अकादमिक क्रेडिट का इस्तेमाल करके 16 मिलियन अकादमिक क्रेडिट अर्जित किए। ये 200 गुना से भी ज़्यादा मुनाफा था। इस समय शौर्य का फ़ोन अचानक बज उठा। शौर्य ने देखा कि यह कोई अनजान नंबर था। उसने भौहें उठाईं और उसे उठा लिया। बोयेबो की उत्साहित आवाज़ निकली, जूनियर शौर्य, आपने वह पोस्ट देखी है ना। शौर्य ने जवाब दिया, बेशक। उसे लगा कि अगर इस आदमी ने उसे आधी रकम नहीं भेजी तो उसे वकील की मदद लेनी पड़ेगी। हालांकि बोयेबो ने कुछ ऐसा कहा जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जूनियर शौर्य, हालांकि मुझे यह विचार था, लेकिन मैंने इतना कमाने के लिए मुख्य रूप से आपकी प्रसिद्धि उधार ली है। हम बांट लेंगे, मुझे 40% मिलेगा और आपको 60% मिलेगा। क्या होगा अगर मैं ऐसा करूं। यह 4-6। शौर्य को आश्चर्य हुआ। उसने शुरू में इस आदमी से सिर्फ आधा हिस्सा मांगने की योजना बनाई थी। शौर्य चुप हो गया और फिर सिर हिलाया। ठीक है। इसके और आधे आधे के बीच का अंतर 10 लाख से अधिक शैक्षणिक क्रेडिट का था। ये वरिष्ठ व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति था। बोयेबो ने यह सुना और राहत महसूस की। उसने सोचा कि शौर्य वितरण से नाखुश था। उनका लक्ष्य धातु तत्व दिव्य कला था। 16 मिलियन का 40% लगभग 6 मिलियन था। ये पर्याप्त था। हालांकि 60% देना उनके लिए दुखदायी था, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। पटकथा उनके विचार से बिल्कुल अलग थी।
यदि शौर्य की शक्ति केवल 10 एपर्चर के भीतर होती तो वितरण इस तरह नहीं होता। शौर्य की शक्ति उससे ज़्यादा मजबूत थी और उसने शौर्य की सहमति के बिना मुनाफे के लिए वीडियो बनाया। 40% हिस्सा रख पाना पहले से ही काफ़ी ज़्यादा था। वह इससे कम के लिए तैयार था, लेकिन जूनियर शौर्य इतना सहज था। बोयिबो को बहुत अच्छा लगा। वह मुस्कुराया। आज सबसे ज़्यादा वायरल समय है। ज़्यादा लोग इसे देख रहे होंगे और हमें कुछ मिलियन और लोग मिल जाने चाहिए। हम इसे उसी हिसाब से बांटेंगे। जूनियर शौर्य, आपको क्या लगता है? शौर्य ने सिर हिलाया। ज़रूर, बोयिबो ने उनके जवाब पर मुस्कुराते हुए कहा। ऐसी स्थिति में चलो एक दूसरे को जोड़ते हैं। शौर्य ने सहमति जताते हुए फ़ोन रख दिया। तुरंत ही उसे अपने चारों ओर दमनकारी निगाहों का एहसास हुआ। उनकी आंखें ईर्ष्या से भरी थीं। उन्होंने स्वाभाविक रूप से फ़ोन कॉल सुनी। 60%, ये 9 मिलियन से ज़्यादा था। आने वाले लोगों के साथ ये संख्या 10 मिलियन से अधिक हो जाएगी। कई लोग तो पहले वर्ष से लेकर चौथे वर्ष तक इतना भी नहीं कमा पाते। इस समय येम्यू चिल्लाया, जी, तुम्हें हमें भोजन कराना होगा। तुम्हें अवश्य ही खिलाना होगा। शौर्य मुस्कुराया। आओ, सभी को हिस्सा मिलेगा। आपको प्रत्येक को 100,000 अकादमिक क्रेडिट मिलेंगे। यह आपकी शुरुआती राशि है। मैं अब और नहीं दूंगा। मैं बहुत गरीब हूँ। वह अभी भी अग्नि दिव्य कलाएं प्राप्त करना चाहता था। वह 700,000 डॉलर दे रहा था। वह अभी भी दोस्तों की इतनी मदद कर सकता था। सब लोग 10 मिलियन अकादमिक क्रेडिट, और यह आदमी खुद को गरीब कहता है। वे सचमुच इस आदमी को पीटना चाहते थे, लेकिन रिया ने अपना सिर हिलाया। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे खुद कमा सकती हूँ। येम्यू ने अपना सिर हिलाया। मैं भी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए मुझे ये सब सहना पड़े। ज़ेवियर ने अपना सिर खुजलाया। मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है कि दूसरों का फ़ायदा न उठाऊं। बाकी लड़कियों ने भी कहा कि वे इसे स्वीकार नहीं करेंगी। वे सभी विलक्षण प्रतिभा वाले थे और उनका अपना सम्मान था। शौर्य मुस्कुराया। तो लिखो कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम दोनों मुझसे 100,000 उधार ले सकते हो। तुम्हें इसे 4 साल के भीतर चुकाना होगा। ब्याज 10% प्रति वर्ष है। क्या होगा? ये सुनकर सबकी आंखें चमक उठीं। इस पैसे से वे अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं और मजबूत बन सकते हैं। फिर अकादमिक क्रेडिट हासिल करना आसान हो जाएगा। वे दूसरों की तुलना में शुरुआती रेखा से ही जीतेंगे। केवल रिया ही व्याकुल था। 100,000 उसके लिए कोई छोटी रकम नहीं थी। उसके पास केवल 20,000 थे। हालांकि वह वास्तव में शौर्य की मदद स्वीकार नहीं करना चाहती थी। ये देखकर शौर्य ने एक दुष्ट मुस्कान दिखाए। आह, मैं क्या करूं? मेरे पास बहुत सारे अकादमिक क्रेडिट हैं। मैं जो भी संसाधन चाहूं खरीद सकता हूं। मैं कुछ दिव्य कलाएं खरीद सकता हूं और मेरी शक्ति आसमान छू जाएगी। रिया जैसे नौसिखिए मुझे पकड़ नहीं सकते। रिया, शौर्य, ये कमीना। उसका दिल दुख गया। सब लोग। यदि लिन लिन नौसिखिए थे तो वे क्या थे? अध्याय 242, पॉकेट हंटिंग आयाम। शौर्य की बातें सुनकर रिया ने आखिरकार अपना मन बना लिया। मैं भी यही चाहती हूँ। फिर उसने कहा, मैं इसे जल्द से जल्द तुम्हें वापस कर दूंगी। उसका चेहरा लाल हो गया था। शौर्य मुस्कुराया। महम, कड़ी मेहनत करो। इसके बाद शौर्य ने अपना फ़ोन निकाला और डॉन नेटवर्क खोला। उसने पाया कि उसके अकादमिक क्रेडिट 9 मिलियन से ज़्यादा हो गए हैं। इतनी बड़ी रकम देखकर वह तुरंत मुस्कुराया। संयोगवश वह धनवान बन गया। लेकिन ये सोचकर कि अग्निक्लोन दिव्य कला की लागत 80 मिलियन संघीय योगदान अंक है, उसकी मुस्कान गायब हो गई। उन्हें लगा कि उनके शैक्षणिक क्रेडिट 1 महीने भी नहीं चल पाएंगे। उन्होंने अपना सिर हिलाया और प्रत्येक को 100,000 शैक्षणिक क्रेडिट हस्तांतरित कर दिए। फिर शौर्य मुस्कुराया। अगर तुम मुझे पैसे वापस नहीं दे सकते तो तुम्हें पता है कि क्या होने वाला है। इयान का चेहरा लाल हो गया और उसने डरते हुए कहा, क्या होने वाला है? शौर्य, उसे हमेशा लगता था कि इयान के सोचने के तरीके में कुछ गड़बड़ है। शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद येम्यू और बाकी लोग साधना शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्होंने शौर्य को अलविदा कहा और उसके छात्रावास से चले गए। वे सिर्फ शौर्य को ब्लॉग के बारे में बताने आए थे। अब जब ये काम पूरा हो चुका है और स्कूल शुरू होने वाला है तो बेहतर है कि वे पहले खेती बाड़ी पर ध्यान दें। केवल रिया ही रुका रहा। जब वे सोफे पर बैठे तो माहौल शांत था। कुछ क्षण बाद शौर्य को एहसास हुआ कि उसने अभी तक अपनी समय सारिणी नहीं देखी है। उसने रिया से पूछा, क्या तुमने अपनी समय सारिणी जांच ली है? रिया ने सिर हिलाया। पहले साल के लिए मुख्य विषय हैं यूनिवर्सल कॉमन लैंग्वेज, ब्लेड डेमन लैंग्वेज, कॉमन एल्फ लैंग्वेज, एल्फ कॉस्मिक रीजन एंड रेस, एबस्ट्रस मार्शल स्टेट कल्टीवेशन की पॉइंट्स, कोर मार्शल स्टेट कल्टीवेशन की पॉइंट्स। रिया ने 10 से अधिक मुख्य विषयों का उल्लेख किया। शौर्य का सिर फटने वाला था। उसने मन बना लिया था कि वह इस जीवन में किसी भी विषय में फेल नहीं होगा।
फिर रिया ने कहा, वैसे अभिजात वर्ग में हर हफ्ते एक युवा ड्यूक मार्शल आर्ट प्रश्न उत्तर बैठक होती है। शौर्य को आश्चर्य हुआ, यह क्या है? रिया मुस्कुराया, हमारे स्कूल में मानद शिक्षक के रूप में 4 युवा ड्यूक हैं। वे सप्ताह में एक बार हमारे सवालों के जवाब देने आते थे। हालांकि हमारे कुछ शिक्षक नश्वर विकास अवस्था और यहाँ तक कि ग्रह अवस्था के भी हैं, लेकिन प्रतिभा के मामले में युवा ड्यूक स्पष्ट रूप से बेहतर हैं। उन्हें निम्न स्तरीय मार्शल आर्ट के सवालों की गहरी समझ होगी। शौर्य ने सिर हिलाया। स्कूलों में गृहीय राज्य आमतौर पर वे होते थे जिन्हें आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं थी। वे बस अगली पीढ़ी को पढ़ाना चाहते थे। प्रतिभा के मामले में वे स्पष्ट रूप से युवा ड्यूक स्तर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से बहुत दूर हैं। लेकिन युवा ड्यूक प्रतिभावान खेती में व्यस्त थे। वे बारी बारी से आते थे और इसलिए हर कोई महीने में एक बार ही आता था। यह एक बहुत बड़ा सौभाग्य था। इसके बाद शौर्य ने पूछा, क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि आपको कक्षाओं में भाग लेने की ज़रूरत नहीं है? आपको बस सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा पास करनी होगी। रिया ने अपनी आंखें घुमाईं। ये सच है, लेकिन क्या तुम निश्चित हो कि तुम पास हो सकते हो? शौर्य ने उसकी ठुड्डी को छुआ। उसे लगा कि रिया सही था। उसे पहले कक्षाओं की जांच करने पर विचार करना चाहिए। आखिरकार नए साल का साल एक निर्माण नींव था। वे उन भाषाओं को सीखेंगे जिन्हें उन्हें जानना आवश्यक था। यदि नहीं, तो वे युद्ध के दौरान ब्लेड राक्षसों के शब्दों को समझने में सक्षम नहीं होंगे। इसके बाद वे मार्शल आर्ट पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बाद में रिया ने शौर्य को अभिजात वर्ग के विशेषाधिकारों के बारे में बताया। प्रथम वर्ष के दौरान उन्हें प्रति माह 300 शैक्षणिक क्रेडिट मिलेंगे। ये संसाधन खरीदने और अन्य व्यय के लिए थे। जहां तक शैक्षणिक क्रेडिट अर्जित करने की बात है, तो उन्हें डॉन नेटवर्क के मिशन अनुभाग में मिशन स्वीकार करने होंगे। प्रथम वर्ष के छात्रों की सीमित शक्ति के कारण वे केवल कुछ सरल मिशन ही स्वीकार कर सकते थे, जिनसे बहुत अधिक शैक्षणिक क्रेडिट नहीं मिलता था। इसके अलावा मुख्य विषयों को पूरा करने पर कुछ 100 से लेकर कुछ हजार अकादमिक क्रेडिट तक के पुरस्कार भी दिए जाते थे। यदि आपके पास पर्याप्त शैक्षणिक क्रेडिट नहीं है, तो आप अन्य कक्षाएं भी कर सकते हैं, जिनसे आपको पुरस्कार भी मिलेगा। लिन ने शौर्य को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताईं और शौर्य ने वे सभी बातें याद कर लीं। फिर रिया ने कहा, वैसे मार्शल रैंकिंग, मार्शल ट्रायल और वर्चुअल रियलिटी बैटल भी हैं। ये हमारे जैसे नए छात्रों के लिए अकादमिक क्रेडिट अर्जित करने के मुख्य तरीके हैं। शौर्य ने पूछा, वे क्या हैं? क्या आपने तीसरी मंजिल पर वर्चुअल रियलिटी पॉड देखा? शौर्य ने सिर हिलाया, हाँ। अगर आप वहां जाते हैं, तो आप मार्शल ट्रायल टॉवर को चुनौती दे सकते हैं। वहां अलग अलग जातियों के आभासी प्रतिद्वंद्वी हैं। हर स्तर पर आप कुछ अकादमिक क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप पर्याप्त स्तर पार कर लेते हैं, तो आप मार्शल रैंकिंग पर अपनी रैंकिंग को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप लगातार वहां बने रहते हैं, तो आपको पुरस्कार भी मिलेंगे। वर्चुअल रियलिटी लड़ाई के लिए आप डॉन सिस्टम के अन्य छात्रों से लड़ सकते हैं। आप लड़ाई के लिए जीत निर्धारित कर सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी पॉड में प्रवेश करने के बाद आपको और अधिक समझ में आएगा। डॉन नेटवर्क पर इसके बारे में जानकारी है। शौर्य की आंखें चमक उठीं। बढ़िया। उसे लगा कि वह अपनी वर्तमान शक्ति का उपयोग करके कुछ क्रेडिट अर्जित कर सकता है। जब वह खाली होता तो खेलने चला जाता। ये सब समझने के बाद शौर्य ने रिया को अजीब तरीके से देखा। वैसे आपकी वर्तमान शक्ति का क्या मतलब है? आप में अचानक इतना सुधार कैसे हो गया? इसका कोई मतलब नहीं है। रिया की आंखें चमक उठीं। उसे पता था कि शौर्य पूछेगा। उसने शौर्य को घूर कर देखा। क्या तुम मेरे परदादा से मिले हो? जब मैं इस बार वापस गई, तो वे तुम्हारी तारीफ करते रहे। रिया थोड़ा नाराज थी। उसके परदादा ने कभी उसकी इस तरह तारीफ नहीं की थी। इस खाने पीने की शौकीन महिला में ऐसा क्या अच्छा था कि उसे अपने परदादा से इतनी प्रशंसा मिली? शौर्य चकित हो गया। फिर उसने सिर हिलाया। वास्तव में मैंने किया है। एल्डर लिन ने मुझे कीटों के ज्वार के लिए पुरस्कार दिया। आप उस समय पहले ही टैलुन सिस्टम छोड़ चुके हैं। हालांकि शौर्य भी उलझन में था। एल्डर लिन ने उनकी प्रशंसा की। उसने क्या किया? रिया ने सिर हिलाया। तो ये बात है। फिर उसने भौहें सिकोड़ीं। मेरे परदादा ने तुम्हें क्या बताया था? उसे लगा कि चीज़ें इतनी आसान नहीं लग रही थीं। शौर्य का चेहरा सख्त हो गया। एल्डर लिन ने उससे कहा कि वह उस पर दबाव बनाते रहे। लेकिन क्या अब उन्हें ऐसा कहना चाहिए? क्या होगा अगर रिया उस पर गुस्सा हो गया? बूढ़ा आदमी भी बहुत अच्छा था। इस प्रकार उन्होंने कहा, बड़े लिंग ने कहा कि तुम बहुत घमंडी और अज्ञानी हो। इस बीच मैं परिपक्व और मजबूत हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारी देखभाल करने के लिए कहा। रिया, यह आदमी परिपक्व था। रिया को विश्वास नहीं हुआ कि उसके दादाजी ने ऐसा कहा। शौर्य के जवाब ने रिया को और अधिक संदिग्ध बना दिया। शौर्य ने तुरंत विषय बदल दिया। विषय बदलना बंद करो, बताओ तुम्हें क्या हुआ? रिया ने एक बार फिर शौर्य की ओर देखा और फिर कहा, आप 4 मानव संतों को जानते हैं, है ना? शौर्य ने अपनी आंखें घुमाईं।
उनके बारे में कौन नहीं जानता। फिर उसने रिया को अजीब तरह से देखा। नहीं, तुम उनके वंशजों में से एक हो, है न? आप। तभी शौर्य को अचानक कुछ याद आया। शायद एलिस का पूर्वज 4 देवताओं में से एक है। आखिरकार अंकल मलिन भी स्टार स्तर के थे। रिया ने अपना सिर हिलाया। ऐसा कैसे हो सकता है? लिन उपनाम वाला कोई ऋषि नहीं है। शौर्य को राहत महसूस हुई। रिया मुस्कुराया। लेकिन मानव जाति में 12 ऋषि हुआ करते थे। वर्तमान 4 के अलावा मेरे परदादा उनमें से एक हुआ करते थे। शौर्य। अध्याय 243। पॉकेट हंटिंग आयाम। शौर्य अवाक रह गया। एल्डर लिन कभी एक ऋषि थे? क्या मजाक! उसने एल्डर लिन के मिलनसार स्वभाव के बारे में सोचा और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह कुछ भी नहीं बता सका। शौर्य की उलझन देखकर रिया को बहुत खुशी हुई। उसने गर्व से कहा, मेरे परदादा एक समय में लिंगशी ऋषि थे जिन्होंने मानव क्षेत्र के 1/4 हिस्से पर विजय प्राप्त की थी। जब उसने उसकी व्याख्या सुनी तो शौर्य दंग रह गया। बेशक वह लिंगशी ऋषि को जानता था। ऐसा कहा जाता है कि उसके पास लिंगशी भगवान की 2 आंखें थीं जो सब कुछ देख सकती थीं। वह बेहद शक्तिशाली था और उसने एक ब्रह्मांडीय प्रणाली स्तर के प्राणी को भी मार डाला था। लेकिन लिंगशी ऋषि 600 साल पहले एक परीक्षण के लिए आकाशगंगा से बाहर चले गए थे और परिणामस्वरूप कुछ साल बाद वे गंभीर रूप से घायल होकर लौटे। बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उसने अविश्वास में कहा, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। क्या लिंगशी ऋषि युद्ध में नहीं मरे थे? जब शौर्य ने प्रतिक्रिया की तो रिया की नज़रें नीचे झुक गईं। मेरे परदादा वास्तव में लगभग मर चुके हैं। वे इतने गंभीर रूप से घायल हो गए थे कि उनका शरीर लगातार मुरझा रहा था। उनकी शक्ति समाप्त हो गई थी। अब वे मुख्य मार्शल अवस्था में आ गए थे। रिया को ये याद करके दुख हुआ। दूसरी ओर शौर्य की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। कौन सी चोट एक शक्तिशाली ब्रह्मांडीय प्रणाली के स्तर को मूल मार्शल अवस्था तक गिरा सकती है? शौर्य अभी भी इसे स्वीकार नहीं कर सका। क्या एल्डर लिन आपके परदादा नहीं हैं? एक ऋषि कम से कम 1000 साल तक जीवित रहता है। वह आपके परदादा कैसे हो सकते हैं? रिया ने अपनी आंखें घुमाईं। क्या आपको नहीं पता कि ग्रहों की स्थिति और उससे ऊपर की उर्वरता बहुत कम हो जाती है? ग्रहों की स्थिति में कुछ 100 साल की उम्र में ही बच्चे पैदा होना बहुत आम बात है। ब्रह्मांडीय प्रणाली की स्थिति तो और भी कम। शौर्य। तो ये बात थी। ये पहली बार था जब शौर्य ने इसके बारे में सुना। ऐसी स्थिति में एल्डर लिन तेलुन प्रणाली में क्यों रह रहे हैं और वहां काम क्यों कर रहे हैं? एक ऋषि ऐसे महत्वहीन सौरमंडल में क्यों रहना चाहेंगे? भले ही लिंगशी से जितनी बुरी तरह से घायल हो गए हों, फिर भी उन्हें अपने योगदान के साथ इस स्तर तक नहीं गिरना चाहिए था। रिया का शरीर कांप उठा। उसने शौर्य को उलझन भरी नज़रों से देखा और फिर कहा, मेरा घर असल में तेलुन सिस्टम में नहीं है। मैं छोटी उम्र से ही अपने परदादा के साथ घर छोड़कर तेलुन सिस्टम में रहने लगी थी। शौर्य उसके जवाब से चकित रह गया। क्यों? रिया का शरीर कांप उठा और उसने अपने होंठ काट लिए। कुछ क्षण बाद उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मेरा परिवार एक सैन्य परिवार है। मेरे पिता और माता सेना में उच्च पद पर हैं। 14 साल पहले ब्लेड दानवों ने सीमा पर एक बड़ा युद्ध शुरू किया था। युद्ध इतना अचानक हुआ कि हमारी सीमा रक्षा में एक छेद हो गया। ब्लेड दानवों ने हमला किया और मेरे पिता ने रक्षा का नेतृत्व किया। मेरी मां को दूसरे क्षेत्र में ब्लेड राक्षसों द्वारा घेर लिया गया था। रिया ने अपने हाथ कसकर जकड़ लिए। उसने अपने होठों को इतनी जोर से काटा कि खून बहने लगा। वह उसे बचा सकता है। अगर वह गया तो वह निश्चित रूप से मां को बचा सकता है। लेकिन उन्होंने रक्षा पंक्ति की रक्षा करना चुना और मां को नहीं बचाया। रिया की आवाज़ कांप रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन वह रोई नहीं। शौर्य को समझ नहीं आया कि क्या कहे। रिया के शब्दों के अनुसार यदि उसके पिता ने उसकी मां को बचाने के लिए रक्षा छोड़ दी तो ब्लेड दानव जहाज संघ में प्रवेश करेंगे। सीमावर्ती ग्रहों का कुछ हिस्सा नष्ट हो जाएगा। यदि उसने बचाव नहीं छोड़ा तो उसकी मां को घेर लिया जाएगा। यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर देना असंभव था। शौर्य ने सोचा, वह क्या करेगा? जल्द ही उन्होंने हार मान ली। सभी असंभव प्रश्न शक्ति की कमी के कारण थे। यदि कोई पर्याप्त रूप से मजबूत हो तो वह दोनों काम कर सकता है। शौर्य ने कठोर परिश्रम करने का निर्णय लिया था तथा ये कभी नहीं होने दिया था। उसने रिया को देखा और उसे समझ नहीं आया कि उसे कैसे सांत्वना दे। शौर्य ने अपना सिर खुजलाया। अगर तुम रोना चाहती हो तो रो, मैं तुम्हें अपना कंधा दे सकता हूँ। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, शौर्य दंग रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ समय पहले ही एलिस से यही बात कही थी। रिया ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें घुमाईं। उसके होठों पर अभी भी खून की धार थी जो अनोखी सुंदरता बिखेर रही थी। वह शौर्य की ओर देखकर मुस्कुराए। हो, क्या तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो? इतने सालों में मैंने सीख लिया है कि इतनी आसानी से रोना नहीं चाहिए। शौर्य। वह एक ईमानदार और नैतिक युवक था।
वह उसका फ़ायदा कैसे उठा सकता था। रिया को ऐसा लगा जैसे वह ठीक हो गया है और उसने राहत की सांस ली। फिर उन्होंने पूछा, तो आप तेलुन प्रणाली में एल्डरलिन के साथ रह रहे हैं? रिया ने सिर हिलाया। मैं उस समय सिर्फ 4 साल का था। परदादा मुझे यात्रा पर ले गए और हम तेलुन सिस्टम में आ गए। ये खबर सुनकर परदादा वापस नहीं जाना चाहते थे, इसलिए हम वहीं रुक गए। शौर्य, अतः एल्डरलिन भी नाराज हो गए। ये भी समझने लायक बात थी। लेकिन इसका आपकी शक्ति में वृद्धि से क्या संबंध है? रिया की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, मेरे परदादा मुझसे कह रहे हैं कि मैं उनकी मूल शक्ति को विरासत में ले लूँ। उनका वर्तमान शरीर अब इसका उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि उनके ठीक होने का मौका था, इसलिए मैंने इसे स्वीकार नहीं किया। इस बार मेरे परदादा ने युद्ध के बाद मुझसे संपर्क किया। शौर्य ने रिया के जटिल चेहरे को देखा। तुम्हें लगा कि इस बार तुम बहुत कमज़ोर हो, इसलिए तुमने इसे अस्वीकार नहीं किया। रिया ने सिर हिलाया। शौर्य गहन चिंतन में डूब गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस वर्ष अचानक संघीय विश्वविद्यालय में प्रवेश की गारंटी मिल गई, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। क्या ये रिया के कारण था? शौर्य को अचानक एहसास हुआ कि बूढ़ा आदमी बहुत दुष्ट था। उसने रिया पर दबाव बनाने को कहा। शायद वह शुरू से ही इसकी योजना बना रहा था। लिन ने पहले एल्डरलिन की शक्ति को स्वीकार नहीं किया था क्योंकि उनकी शक्ति दूसरों की तुलना में अच्छी थी। इस बार लड़ाई इतनी तीव्र थी और वह शौर्य के साथ बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकती थी। उसका अभिमान उसे इसे लेने की अनुमति नहीं देता था, इसलिए उसने अंततः इसे स्वीकार करने का फैसला किया। ये सब एल्डरलिन की योजना में था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एल्डरलिन ने उनकी प्रशंसा की। क्या यह विरासत थी? भले ही वह ब्रह्मांडीय प्रणाली की मूल शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन एल्डरलिन ने इसे रिया को इतनी आसानी से दे दिया। कोई भी देख सकता था कि वह उससे कितना प्यार करता था। इसे दे देने के बाद उसके पास अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं होगा, है ना? शौर्य ने रिया की ओर देखा। एल्डरलिन को क्या चोटें आईं? रिया ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन उसका शरीर लगातार सड़ रहा है। यह कोई भगवान की कला होगी। मैंने उससे पूछा है, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। उसने केवल अपनी जीवन शक्ति को बनाए रखने के लिए मूल शक्ति रखी है। उसने बाकी सब मुझे दे दिया। शौर्य ने सिर हिलाया और इस पर ध्यान दिया। वह देखना चाहता था कि क्या वह एल्डरलिन की मदद कर सकता है। उन्होंने कहा, लेकिन चूंकि एल्डरलिन चाहते थे कि तुम इसे विरासत में दो, तो जाहिर है उन्हें तुम पर भरोसा है। बोझ मत बनो। जब तुम मजबूत होगे तो शायद तुम एल्डरलिन की मदद कर सकोगे। रिया ने सांस छोड़ी और दृढ़ता से सिर हिलाया। संभावनाएं बहुत कम थीं, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। वह शौर्य की ओर देखकर मुस्कुराए। जब मैं परदादा की मूल शक्ति को पूरी तरह से जोड़ लूंगी तो मेरी शक्ति आसमान छू जाएगी। और मेरी ईश्वर कला भी उनकी जैसी ही है। दादाजी ने मुझे लिंगशी जादुई मेनू भी दिया था। जब मैं इसे सीख लूंगी, हम शौर्य, बस तुम इंतजार करो। उसने शौर्य की ओर अपनी मुट्ठियां लहराईं। शौर्य ने भावशून्यता से सिर हिलाया। जाओ, मुझे तुम पर विश्वास है। वह हंसना चाहता था। वह वास्तव में जिद्दी थी, लेकिन वह उसे अपने से आगे निकलने नहीं दे रहा था। अध्याय 244। पॉकेट हंटिंग आयाम। तदनुसार रिया शौर्य के लापरवाह रवैये से बहुत खुश नहीं थी, लेकिन वह शौर्य का मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसी समय एक खटखटाहट की आवाज़ सुनाई दी। शौर्य ये सुनकर थोड़ा हैरान हो गया। क्या वे लोग वापस आ गए? इस प्रकार शौर्य खड़ा हुआ और दरवाज़ा खोला। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सफ़ेद वर्दी पहने एक युवक बाहर खड़ा था। वह शौर्य की ही उम्र का लग रहा था। वह आदमी शौर्य को घूरता रहा और दंग रह गया। शौर्य, यह आदमी कौन था? वह उसे पहचानता नहीं है। वह उसे इस तरह क्यों देख रहा था? जब शौर्य उसे भगाने ही वाला था तो यह युवक उत्तेजित स्वर में बोला, हेलो, तुम जरूर शौर्य के सहपाठी होगे, है न? शौर्य ने भौहें उठाईं। सहपाठी? युवक ने सिर हिलाया। हाँ, मैं भी आपकी तरह एक नया छात्र हूँ। फिर उन्होंने निराश भाव से कहा, हालांकि मैं अभिजात्य वर्ग में नहीं आ पाया, अन्यथा मैं भी आपके समान ही वर्ग में होता। शौर्य उसके शब्दों से चौंक गया। तुम एक साधारण छात्र हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साधारण कक्षाओं के छात्रावास यहाँ से काफ़ी दूर थे, है न? युवक ने अपने स्टोरेज रिंग से एक डिब्बा निकाला। मैंने यहाँ आने का मिशन स्वीकार किया है। इसमें आपकी स्कूल यूनिफॉर्म है। स्कूल की पोशाक। शौर्य को अभी याद आया कि कल सीनियर सहपाठी ने क्या कहा था। लोग स्कूल यूनिफॉर्म भेजेंगे। तो क्या ये काम भी छात्रों द्वारा किया जाता है? यह नए विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक क्रेडिट अर्जित करने हेतु है ना? आदमी ने अपनी वर्दी की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं अभी स्कूल की वर्दी पहन रहा हूँ, लेकिन अभिजात वर्ग की वर्दी में कुछ अंतर होना चाहिए। युवक ईर्ष्यालु हो गया। साधारण और कुलीन वर्ग के छात्रों के बीच अंतर बहुत बड़ा था। शौर्य ने देखा कि इस छात्र की वर्दी सैन्य वर्दी के समान थी, लेकिन ये काली धारियों वाली पूरी तरह से सफ़ेद थी।
ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसी समय शौर्य ने अपनी छाती पर निशान देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इसे कहीं देखा हो। शौर्य ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कृतज्ञतापूर्वक डिब्बा ले लिया। धन्यवाद, युवक ने हाथ हिलाकर कहा। आपका स्वागत है। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि सबसे मजबूत नए छात्र से बात करना इतना आसान होगा। वह इस बात पर 1 साल तक डींग मार सकता था। इस समय रिया ने ये सुना और पास आया। साथी छात्र, क्या आपके पास मेरी स्कूल यूनिफॉर्म है? मैं रिया हूँ। युवक ने सिर हिलाया। साथी छात्र, रिया, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम शौर्य की गर्लफ्रेंड हो। तुम्हारी वर्दी यहाँ है। फिर उसने एक बड़ा बक्सा आगे बढ़ाया। हालांकि उसने पाया कि शौर्य और रिया उसे चकित होकर देख रहे थे। दोनों की शक्ति एपर्चर खोलने की अवस्था में थी। उनकी दृष्टि बल्कि तीक्ष्ण थी। इस नए छात्र ने बहुत दबाव महसूस किया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और घबरा कर पूछा, क्या तुम दोनों ठीक हो? उसे लगा कि उसने इन दोनों को नाराज नहीं किया। वे उसे ऐसे क्यों देख रहे थे? रिया ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं इस आदमी की प्रेमिका नहीं हूं। वह कांपते हुए युवक को घूरने लगी। यह अफवाह किसने फैलाई? वह उसकी प्रेमिका कैसे हो सकती है? युवक का मुंह फड़क उठा। हर कोई यही कह रहा है। आखिरकार तुम दोनों काफी करीब लगते हो। शौर्य ने रिया के कंधे को थपथपाया और उसे उस आदमी पर और दबाव से डुबो दिया। ठीक है, धन्यवाद मित्र छात्रों। आप पहले अन्य छात्रों को भी साथ दे सकते हैं। उन्होंने महसूस किया कि अगर यह जारी रहा तो इस छात्र को रिया की शक्ति से मानसिक आघात मिलेगा। वह एक साधारण कक्षा का छात्र था। उसकी शक्ति केवल आत्मा मार्शल राज्य स्तर 5 थी। ये बहुत कमजोर था। रिया ने अपनी ची को इकट्ठा करने की कोशिश की थी, लेकिन थोड़ा सा दिखाना भी इस छात्रा को एक पहाड़ की तरह लग रहा था। युवक ने कृतज्ञतापूर्वक शौर्य की ओर देखा और कहा, तो मैं पहले जा रहा हूं। वह तेजी से भाग गया। बहुत डरावना, ये औरत शैतान थी। शौर्य ने परेशान रिया को अवाक होकर देखा और कहा, क्या आपको उसे इस तरह डराने की जरूरत है? रिया ने अपनी आंखें घुमाईं और बिना कुछ कहे लिविंग रूम में वापस चली गई। शौर्य ने अपना सिर खुजलाया। वह अवाक था, बहुत। उसे उम्मीद नहीं थी कि लोग अफवाह फैलाएंगे कि वह रिया का प्रेमी है। शौर्य भी लिविंग रूम में वापस चला गया। जैसे ही दोनों ने बॉक्स खोला, शौर्य ने अंदर वर्दी देखी। 3 सेट थे। एक पूरी तरह से काला था और उस पर लाल धारियां थीं। दूसरा वाला पूरी तरह से सफ़ेद था जिस पर कुछ काली धारियां थीं, जो उस युवक ने पहनी थी। हालांकि धारियों में कुछ अंतर लग रहा था। दूसरा नीला था जिस पर कुछ हरी धारियां थीं। शौर्य ने काला वाला निकाला और देखा कि उसके बाएं सीने पर भी वही लोगो था। ये वही था जो उस युवक के पास था। उसने पूछा, रिया, ये लोगो क्या है? रिया ने आंखें घुमाईं। क्या तुम फेडरल यूनिवर्सिटी के छात्र हो? ये स्कूल का लोगो है। शौर्य अवाक रह गया। लोगो? मुझे ये क्यों जाना पहचाना लग रहा है। रिया ने उसे अजीब तरह से देखा। बेशक तुम्हें ऐसा लगेगा। यह मानव जाति के मातृ ग्रह पृथ्वी का लोगो है। धरती। इस नीले लोगो को देखते ही शौर्य की आंखें चौड़ी हो गईं। लोगो तो पृथ्वी था। उसे बहुत जटिलता महसूस हुई। मानव जाति के पास आकाशगंगा का लगभग आधा हिस्सा है। यद्यपि पृथ्वी पर संसाधन बहुत कम है तथा इस पीढ़ी के अधिकांश मनुष्य कभी वहां नहीं गए थे, फिर भी मानव जाति में इसकी स्थिति अपूरणीय है। यह मानव जाति का मातृग्रह था। 3 महीने पहले शौर्य अभी भी पृथ्वी पर था। ये 3 महीने एक सपने की तरह लगे। लेकिन शौर्य ने इस लोगों को देखा और महसूस किया कि पृथ्वी 2000 साल पहले जैसी नहीं लगती। क्या वह गलत था? उसने अपना फोन निकाला और पृथ्वी का इतिहास खंगाला। इसे पढ़ने के बाद शौर्य को जटिल महसूस हुआ। प्री गैलेक्टिक युग के दौरान मानव प्रौद्योगिकी तेजी से आगे बढ़ी लेकिन संसाधन सीमित थे। इससे वैश्विक स्थिति बहुत तंग हो गई। एक घटना नियंत्रण से बाहर हो गई और युद्ध छिड़ गया। पृथ्वी की सतह हिल गई और टेक्टोनिक प्लेट्स खिसक गईं। धरती माता का आकार बदल गया। अब यह ऐसा हो गया। उस वैश्विक युद्ध के बाद मनुष्यों को एहसास हुआ कि अगर वे ऐसा जारी रखेंगे तो अंततः उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। इस प्रकार मानव संघ कठिन परिश्रम से खड़ा हुआ। शौर्य खुश हुआ। अच्छी बात यह है कि मनुष्य ने खुद को नष्ट नहीं किया। अन्यथा क्या वह अभी भी देहांतरण करने में सक्षम होगा? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह लोगो परिचित सा लगा। ये पृथ्वी का लोगो था। महान। रिया अवाक था। उसने सोचा कि शौर्य पृथ्वी पर नहीं गया था। वह मुस्कुराए। सौरमंडल डॉन सिस्टम से केवल 200 प्रकाश वर्ष दूर है। वहां पहुंचने में केवल 10 घंटे लगेंगे। शौर्य उठे और रिया को घसीट कर ले गए। चलो पृथ्वी पर खेलते हैं। अध्याय 245। पॉकेट हंटिंग आयाम। रिया। उसने देखा कि शौर्य कितना उत्साहित था और उसका मुंह फड़क उठा। वह क्या सोच रहा था? स्कूल शुरू होने में केवल 3 दिन बचे थे। अभी जाने का चुनाव क्यों किया?
रुको, रिया का चेहरा लाल हो गया। हमें कम से कम स्कूल शुरू होने से पहले सभी ज़रूरी काम निपटा लेने के बाद ही निकलना चाहिए। हम अभी नहीं जा सकते। शौर्य ने अपना सिर खुजलाया। उसे अभी एहसास हुआ कि उसके पास अभी भी बहुत सारे अकादमिक क्रेडिट हैं जिनका अभी तक उपयोग नहीं हुआ है। अगर वह अभी पृथ्वी पर जाता है तो वह केवल एक दिन के लिए ही रह सकता है। यह एक भीड़ थी। लूजी को लगा कि रिया सही था। पृथ्वी सचमुच बहुत करीब थी। वे जब चाहे जा सकते थे। ऐसा तुरंत करने की ज़रूरत नहीं थी। इसके बावजूद शौर्य को निराशा महसूस हुई। पृथ्वी पर जितना भी भोजन था। शौर्य को कुछ याद करते देख रिया अवाक रह गई। वह पीछे हट गई और शौर्य को तिरस्कार से देखने लगी। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम्हारा हाव भाव बहुत ही भद्दा है। शौर्य, उसने गंभीरता से कहा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे ग्रह पर वे ऐतिहासिक संस्कृतियां, स्थल और भोजन हैं। मैं कैसे कामुक हो सकता हूं? मैं अपनी सांस्कृतिक विरासत के बारे में चिंतित हूं। रिया ने शौर्य की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। उसने समय देखा और पाया कि लगभग दोपहर हो चुकी थी। मैं वापस जा रही हूं। मैं कुछ समय बाद तुम्हें चुनौती दूंगी। शौर्य मुस्कुराया, आपका कभी भी स्वागत है। हारने पर रोना मत। मैं इतना कमज़ोर नहीं हूं। रिया बाहर चला गया। शौर्य ने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म रखी और ऊपर चला गया। उन्होंने तुरंत डॉन नेटवर्क पर लॉग इन किया। 700,000 अकादमिक क्रेडिट उधार देने के बाद भी उनके पास 9.1 मिलियन क्रेडिट शेष थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह अमीर था, लेकिन शौर्य जानता था कि वह वास्तव में गरीब था। वह केवल अग्नि क्लोन दिव्य कला का 10वां हिस्सा ही वहन कर सकता था। उन्होंने डॉन नेटवर्क को अच्छी तरह से ब्राउज करना शुरू कर दिया। मार्शल आर्ट साइट के समान ही अनुभाग थे, लेकिन एक अनोखा स्कूल अनुभाग था। वहाँ मिशन अनुभाग भी थे। कुछ मिशन स्कूल विशिष्ट थे, लेकिन कुछ मिशन सिस्टम के सभी छात्रों के लिए थे। ये मिशन आमतौर पर फेडरेशन द्वारा स्थापित किए जाते थे। वहाँ डॉन सिस्टम फोरम के साथ साथ स्कूल के अपने फोरम भी थे। बोयिबो ने वह भुगतान वाली पोस्ट डॉन सिस्टम फोरम पर डाली। शौर्य को अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया था। क्या मजाक है, 10 अकादमिक क्रेडिट, इतना महंगा। शौर्य को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वास्तव में इंटरनेट पर भोजन ऑर्डर करने की जगह मौजूद है। ये लिविंग सेक्शन में था। वहाँ स्पिरिट फूड की सामग्री और रेडीमेड स्पिरिट फूड बिक्री के लिए उपलब्ध थे। शौर्य की आंखें चमक उठीं। महान, उसका भोजन लगभग खत्म हो गया था। अब उसे भूख से मरने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जब उसने बचा हुआ स्पिरिट फूड खत्म कर लिया तो वह भोजन का ऑर्डर देकर गुजारा कर सकता था, यदि एलिस का सहयोगी अभी तक नहीं पहुंचा होता। शौर्य ने डॉन नेटवर्क पर दिव्य कला अनुभाग खोला। उसके चेहरे पर तुरंत दर्द झलकने लगा। अधिकांश शैक्षणिक योग्यताएं उनसे छिन जाएंगी। उन्होंने मार्शल आर्ट साइट पर मौजूद दिव्य कलाओं की सूची देखी। यहाँ तक कि ऐसी दिव्य कलाएं भी थीं जो मार्शल आर्ट साइट पर नहीं थीं। हालांकि शौर्य ने कीमत देखने के बाद देखना बंद कर दिया। यह अग्नि क्लोन से भी अधिक ऊंचा था। उसे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। सबसे सस्ता अभी भी हवा के पंख थे। दूसरा था बर्फ की दिव्य कला। शौर्य इसे खरीदने नहीं जा रहा था। अगला एक विशेष दिव्य कला थी जिसका उपयोग शौर्य भी नहीं कर सकता था। वह लगातार ब्राउज करता रहा और जल्द ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसे एक दिव्य कला मिली जिसका वह उपयोग कर सकता था। दिव्य कला, बिजली के पंख। कीमत 1.8 मिलियन। शौर्य ने उस पर क्लिक किया और पाया कि हवा और बिजली के पंख एक दूसरे के पूरक थे। यदि आप दोनों का अभ्यास करें तो आप दिव्य कला वायु और बिजली के पंखों का अभ्यास कर सकते हैं। दोनों देव कलाएं एक दूसरे की पूरक भी थीं। इसका मतलब यह था कि उसकी हवा और बिजली, हवा और आग की तरह मिल सकती थी। इससे शक्ति में भारी वृद्धि होगी। उनकी अग्नि देवता कला में काफ़ी समय से सुधार नहीं हुआ था। ऐसा लगता है कि उनकी बिजली देवता कला में सुधार की बहुत गुंजाइश थी। अपनी वायु और बिजली देव कलाओं में सुधार करने से उसकी खुशी का स्तर दोगुने से भी अधिक बढ़ गया। बिजली के पंख खरीदने के बाद वह आगे खोजने गया और हवा और बिजली की दिव्य कला के पंख पाया। मूल्य 6 मिलियन शैक्षणिक क्रेडिट। लूजी, उसका दिल दुख गया। ये बहुत महंगा था। हवा के पंख केवल 1.2 मिलियन थे जबकि बिजली के पंख केवल 1.8 मिलियन थे। संयुक्त संस्करण 6 मिलियन क्यों था? उसका दिल टूट गया, लेकिन उसे ये खरीदना पड़ा। इससे उसे बहुत बड़ा सुधार प्राप्त होगा। शौर्य ने अपने दर्द का विरोध किया और इसे खरीद लिया। शेष 1.3 मिलियन अकादमिक क्रेडिट को देखकर उनका दिल रो पड़ा। उन्होंने आशावादी होकर सोचा कि वे इसका उपयोग 1 महीने तक कर सकते हैं। वह कितना भोला था। वह तुरंत दिव्य कला पृष्ठ से चला गया। ये देखना बहुत दर्दनाक था और इसे खरीदना संभव नहीं था। शौर्य ने बाहर देखा। उसने बांस को हवा में हिलते हुए देखा और अपना दर्द कम किया। कुछ क्षण बाद शौर्य ने कंप्यूटर पर नजर डाली। इस बार वह बिजली के पंखों की दिव्य कला की साधना विधि को देखने जा रहा था।
ये लगभग 4 मिलियन शब्द था, जबकि हवा के पंखों का आकार 3 मिलियन था। कीमत से यह पता चलता था कि ये दिव्य कला पवन के पंखों से भी अधिक कठोर थी। उसने काले बाघ के मालिक द्वारा छोड़े गए आखिरी बैंगनी गोले को जला दिया और उसका दिमाग साफ हो गया। वह जल्द ही बिजली की दिव्य कला के पंखों के ज्ञान में डूब गया। 3 दिन बाद रात को बांस की पत्तियां हवा में हिल रही थीं, जिससे रात में कुछ जीवन आ रहा था। शौर्य ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में बिजली चमक रही थी। वह आगे बढ़ा और मुस्कुराया। उदारतापूर्ण सिंचाई। हवा के पंख और बिजली के पंख में कई समानताएं थीं। वे दोनों ही दिव्य कला का हिस्सा थे, हवा और बिजली के पंख। अपनी पिछली साधना के अनुभव के आधार पर उन्होंने इसे पूरी तरह से सीखने में केवल 3 दिन का समय लगाया। हालांकि बॉस से आखिरी बैंगनी ओब का इस्तेमाल किया गया था। केवल एपर्चर खोलने वाले राज्य के जानवरों से बैंगनी ओब बचे थे जिन्होंने भगवान कला के टुकड़े खाए थे। उसकी सीखने की गति धीमी हो जाएगी। इसके बावजूद शौर्य को पूरा भरोसा था कि वह 1 महीने में हवा और बिजली के पंख पूरी तरह से सीख सकता है। तब तक शौर्य की आंखें चमक उठीं और वह मुस्कुराया। वह पॉकेट हंटिंग आयाम में जो चाहे कर सकता था। वे बॉस उसे पकड़ नहीं पाएंगे। अगर वह उन्हें हरा नहीं पाता तो भाग जाता। वह उन घायल बॉस से झगड़ा करता। शौर्य को इसके बारे में सोचकर बहुत अच्छा लगा। फिर शौर्य बैठ गया और एक बार फिर पॉकेट हंटिंग आयाम में प्रवेश किया। अध्याय 246 मार्शल लीडर बोर्ड पर प्रथम। पॉकेट हंटिंग आयाम। शौर्य पॉकेट हंटिंग आयाम के अंदर प्रकट हुआ। उसने हमेशा की तरह वातावरण का निरीक्षण किया और अपने बिजली के पंखों का उपयोग करने की कोशिश की। जैसे ही उसके शरीर पर बिजली के निशान दिखाई देने लगे, उसने अपनी बिजली देवता कला का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अंततः बिजली उसकी पीठ पर एकत्रित हो गई और बैंगनी पंखों का एक जोड़ा बन गया। ये हवा के पंखों के समान ही था, हालांकि हवा के पंखों पर हवा घूम रही होगी। शौर्य ने अपने पंख फड़फड़ाए और उसका शरीर बैंगनी बिजली में गायब हो गया। हवा के पंखों की तुलना में ये धीमी थी। आखिरकार शौर्य की वायु देवकला बिजली देवकला से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। कुछ चक्कर लगाने के बाद शौर्य वापस हवा के पंखों पर चला गया। उसने निराश होकर आह भरी। हवा और बिजली के पंखों के बारे में जानने से पहले बिजली के ये पंख व्यावहारिक रूप से बेकार थे। शौर्य एक बार फिर जंगल में शिकार की अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। 4 दिन बाद सुबह के समय शौर्य एक छोटी सी झाड़ी में था जो केवल 1.5 मीटर ऊंची थी। वह झुककर सामने की ओर गौर से देखने लगा। देखो उसने क्या पाया। एक बुरी तरह से घायल युद्ध घोड़ा मालिक। थोड़ी दूर पर 3 मीटर ऊंची घास का एक टुकड़ा था। बॉस वहीं लेटा हुआ था। उसके कवच जैसे शल्क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। वह जगह जगह गहरे घावों से ढका हुआ था। खून लगातार टपक रहा था, जिससे घास लाल हो गई थी। यहाँ तक कि चोटों से उत्पन्न अंगों को भी देखा जा सकता था। इसका बैंगनी क्रिस्टल जैसा बिजली का सींग आधा टूटा हुआ था। शौर्य की आंखें चमक उठीं। आखिर इस बॉस से मुठभेड़ का ऐसा क्या हुआ कि यह सब खत्म हो गया। लेकिन शौर्य को इसकी कोई चिंता नहीं थी। यह आदमी थोड़ा थका हुआ लग रहा था। एक अच्छे इंसान के तौर पर शौर्य को लगा कि बॉस को वापस भेजना उसकी जिम्मेदारी है। उसे बहुत अच्छा लगा। जैसे ही उसने ब्लैक टाइगर बॉस के संसाधनों का इस्तेमाल किया, उसे एक और बुरी तरह घायल बॉस मिला। उसकी ताकत उस समय से कई गुना ज्यादा थी जब उसने ब्लैक टाइगर बॉस को मारा था। उसे पूरा भरोसा था कि वह इस बुरी तरह घायल बॉस को मार सकता है। शौर्य चार्ज करने की योजना बना रहा था। गड़गड़ाहट। इसी समय एक दैवीय दंड जैसी बिजली स्वर्ग से उतरी और युद्ध के घोड़े पर गिर पड़ी। गर्जन। ये स्पष्ट रूप से एक बिजली तत्व बॉस था, लेकिन यह अभी भी भारी क्षतिग्रस्त था। उसका शरीर भी कांपने लगा। शौर्य इस दृश्य को देखकर तुरंत डर गया। ये तो कोई सुपर बॉस होगा। जब वह जाने की योजना बना रहा था तो पीछे मुड़कर देखने पर वह स्तब्ध रह गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। वह चौंककर एक आकृति को देखने लगा जो उसके पीछे 100 मीटर की दूरी पर दिखाई दी। ये 4 मीटर लंबी सफ़ेद आकृति थी। उसके लंबे कान, प्यारे त्रिकोणीय होंठ, लाल आंखें, मोटा रसदार शरीर और बैंगनी सींग थे। रुको, बैंगनी सींग। शौर्य ने सुपर खरगोश बॉस के सिर पर दिखाई देने वाले बैंगनी सींग को चकित होकर देखा। यह उस युद्ध घोड़े से कहीं अधिक शक्तिशाली था। स्पष्टतः ये खरगोश ही वह बॉस था जिसने बैंगनी रंग का रून चुराया था। शौर्य उस शक्तिशाली चीज को देखकर अवाक रह गया। वह खरगोश फिर से बड़ा हो गया। पिछली बार शक्तिशाली चाल का उपयोग करने के बावजूद ऐसा नहीं हुआ था। शौर्य को लगा कि यह सफ़ेद खरगोश बॉस एक सुपर बॉस में विकसित हो गया है। उन्होंने इस सुपर खरगोश को एक नाम देने की योजना बनाई। खरगोश 1। ये सुपर खरगोश इस क्षेत्र का सबसे मजबूत खरगोश होना चाहिए, है ना? वह शौर्य को घातक दृष्टि से घूर रहा था, जबकि शौर्य भी उसे घूर रहा था। अब वह निश्चित रूप से नहीं दौड़ सकता था। इस प्रकार शौर्य के पास एक साहसिक विचार था। आंखें किसी की आत्मा की खिड़की होती हैं।
शौर्य को लगा कि अगर वह खरगोश एक के प्रति अपनी सच्ची दयालुता व्यक्त करेगा तो वह समझ जाएगा और शायद उसे जाने देगा। शौर्य ने एक सौम्य और सुंदर मुस्कान दिखाई। खरगोश, खास मालिक, मैं बस एक राहगीर हूँ, मैं। गड़गड़ाहट। इससे पहले कि शौर्य बोलना समाप्त कर पाता, उसने एक बैंगनी प्रकाश चमकता देखा और उसकी दृष्टि अंधकार में डूब गई। शौर्य ने बेचैनी से भरी अपनी आंखें खोलीं। उसे लगा कि शायद वह धूल में बदल गया है। वह बहुत पीड़ा में था। वह कांप उठा जब उसने ऊपर देखा तथा खुद को रोने से रोकने की कोशिश की। यह मरने का एक नया तरीका था। क्या वह शापित खरगोश अंधा था? क्या वह उसकी दयालुता नहीं देख सकता था? वह इसे याद रखने वाला था। फिर उसने सोचा कि शायद खरगोश और भी मजबूत हो सकेगा। पिछली बार तो यह इतना मजबूत नहीं था। कम से कम इसमें सींग तो नहीं थे। अब वह मजबूत हो गया, लेकिन उसके सींग इतने छोटे थे कि यह स्पष्ट था कि वह अभी परिपक्व नहीं हुआ था। बहुत अच्छा नहीं है। शौर्य का अभी तक इस क्षेत्र के स्वामी से सामना नहीं हुआ था। क्या खरगोश उस स्तर तक बढ़ सकेगा? दो लॉर्ड्स, ये रोमांचक था। कुछ क्षण बाद दर्द कम हो गया और शौर्य उठकर बैठ गई। उसने एक क्षण सोचा और अपने कमरे से निकलकर तीसरी मंजिल पर आ गया। वह मार्शल ट्रायल टावर देखने जाने की योजना बना रहा था। उसने अभी अभी 7.8 मिलियन अकादमिक क्रेडिट खर्च कर दिए हैं। उसे लगा कि अगर उसने कल और कुछ खरीदा तो उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। उसे पैसा कमाने जाना चाहिए। तीसरी मंजिल। शौर्य ने वर्चुअल रियलिटी पॉड में प्रवेश किया और उसकी दृष्टि फिर से अंधेरे में डूब गई। तभी शौर्य एक विशाल शहर में प्रकट हुआ। सड़कों पर लोग चलते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे जवान दिख रहे थे। शौर्य ने उत्सुकता से चारों ओर देखा तो यह आभासी मार्शल शहर था। डॉन नेटवर्क पर मार्शल लीडरबोर्ड के बारे में बहुत कम जानकारी थी। वह केवल इतना जानता था कि यह इसी शहर में है और केवल मार्शल आर्ट के छात्र ही लीडरबोर्ड में प्रवेश कर सकते हैं। सभी लोगों में शक्तिशाली मार्शल आर्ट प्रतिभा नहीं थी। मार्शल आर्ट के अलावा विज्ञान, गैलेक्टिक युद्ध कमांडिंग और इसी तरह के अन्य संकाय भी थे। वहाँ एक शैक्षणिक लीडरबोर्ड भी था। वहाँ पर विज्ञान और अद्भुत प्रतिभा वाले लोग थे। शौर्य को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मार्शल लीडरबोर्ड को ग्रैंड लीडरबोर्ड और 4 वर्षीय स्तर के लीडरबोर्ड में विभाजित किया गया था। ग्रैंड लीडर बोर्ड पर पहले स्थान पर आने वाले को 100,000 शैक्षणिक क्रेडिट प्रति माह मिले। दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले को 50,000 शैक्षणिक क्रेडिट प्रति माह मिले। चौथे से 10वें स्थान पर आने वाले को 30,000 शैक्षणिक क्रेडिट मिले। 11वें से 100वें तक 10,000 थे। ये क्रमशः कम होता गया। अन्य लीडरबोर्ड में ग्रैंड लीडरबोर्ड की तुलना में कम पुरस्कार थे। पहले को 30,000 प्रतिमाह मिलते थे, दूसरे और तीसरे को 20,000 मिलते थे। वहीं चौथे से 10वें को 10,000 मिलते थे। ये छात्रों के लिए आय का एक स्थिर स्रोत था, खासकर यदि आप 2 लीडर बोर्ड पर थे। ग्रैंड लीडर बोर्ड में प्रथम आने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से अपने वर्ष स्तर के लीडर बोर्ड में प्रथम होगा। उस स्थिति में उसे 150,000 प्रति माह मिलेंगे। ये बहुत था। इसके अलावा वर्चुअल रियलिटी युद्ध का लाइव प्रसारण भी किया गया। लोग लड़ाई के लिए लाइव स्ट्रीम सेट कर सकते थे और इसे पेड स्ट्रीम बना सकते थे। हालांकि लोग आमतौर पर केवल मार्शल लीडर बोर्ड पर उच्च स्थान पर रहने वालों की लड़ाई ही देखते थे। वर्चुअल रियलिटी युद्ध को मार्शल आर्ट के छात्रों के लिए विपणन किया गया था। पूरे डॉन सिस्टम में 10 मिलियन से भी कम मार्शल आर्ट के छात्र थे। उनमें से अधिकांश ने सीखने के लिए युद्ध देखा। शौर्य को लगा कि अगर उसे लड़ना है तो उसे अकादमिक क्रेडिट अर्जित करने के लिए लाइव स्ट्रीम का उपयोग करना होगा। यह मुफ्त था, लेकिन उसे कुछ कार्ड बचाकर रखने होंगे और अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखानी होगी। इसी समय एक आवाज़ सुनाई दी, देखो, ग्रैंड लीडर बोर्ड पर पहला स्थान बदल गया। शौर्य ने देखा कि हर कोई हवा में देख रहा है, इसलिए उसने भी ऐसा ही किया। तभी शौर्य की आंखें चौड़ी हो गईं। वहाँ एक बड़ी और 4 छोटी कांस्य पट्टिकाएं तैर रही थीं। प्रत्येक कांस्य पट्टिका पर 10 नाम लिखे थे। पहला सोने का था, दूसरा और तीसरा चांदी का था और बाकी सफ़ेद थे। बड़ी टैबलेट इंद्रधनुषी रंग में चमक रही थी। तीसरा पहला बन गया और उसका रंग सोने का हो गया। नाम था मार्गरेट। शौर्य की आंखें चौड़ी हो गईं। सीनियर सहपाठी मार्गरेट इतनी मजबूत थी। वह प्रथम स्थान पर थी। अध्याय 247। जीवन बहुत कठिन है। पॉकेट हंटिंग आयाम। समग्र लीडरबोर्ड पर प्रथम स्थान पाने वाले का चमकता हुआ नाम देखकर परिवर्तन के बारे में चिंतित सभी लोग चकित हो गए। मार्गरेट मूल रूप से फेडरल यूनिवर्सिटी के कुलीन वर्ग में दूसरे स्थान पर थी। फेडरल यूनिवर्सिटी के अलावा एम्परर कैपिटल अकेडमी में भी स्पष्ट रूप से प्रतिस्पर्धी शक्ति थी। उसकी शक्ति एम्परर कैपिटल अकेडमी के पहले वाले से कमज़ोर थी। इस तरह वह समग्र रैंकिंग में केवल तीसरे स्थान पर रह सकी। हालांकि इस बार उन्होंने पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों को हराया, जो लंबे समय से इस स्थान पर काबिज थे। ये सुधार बहुत बड़ा था।
हालांकि फेडरल यूनिवर्सिटी के अभिजात वर्ग के छात्र थोड़ा आश्चर्यचकित होने के बावजूद इसे स्वीकार कर सकते थे। इस बार मार्गरेट को बहुत ज्यादा इनाम मिला, स्वर्ग क्रिस्टल फल, दाव ज्ञानोदय कक्ष साधना। ये उसके साधना स्तर को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त थे और अगर वह भाग्यशाली रही तो उसकी देवकला को एक स्तर तक बढ़ा भी सकते थे। स्पष्टतः उसने सभी पुरस्कारों को अपने पक्ष में कर लिया और इस प्रकार रैंकिंग में ऊपर आ गई। शौर्य को खुशी हुई कि सीनियर सहपाठी मार्गरेट को यह मिल सका। इसी समय उसने कुछ लोगों को आपस में चर्चा करते सुना। वरिष्ठ सहपाठी मार्गरेट ने 25वें ग्रह के युद्ध क्षेत्र में बहुत बड़ा पुण्य अर्जित किया है ना? हाँ, मैंने उस युद्ध के मैदान की क्लिप देखी है। सीनियर स्कूलमेट मार्गरेट और प्रोडिजी बैरक से एक प्रोडिजी स्पिरिट मेटल लूटने गए थे। बाद में भी उसने युद्ध के मैदान में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ऐसा लगता है कि इनाम बहुत ज्यादा है। मुझे आश्चर्य है कि सीनियर स्कूलमेट एल्डन और ली किंगयुन क्या सोचते होंगे। वे कोई आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। यह उनका अंतिम वर्ष है। प्रतियोगिता अभी समाप्त नहीं हुई है। हाँ, ये सच है। लेकिन 25 तारीख के युद्ध के मैदान की बात करें तो शौर्य का नाम पहले साल की रैंकिंग की सूची में कैसे नहीं है? मुझे नहीं पता। बहुत से लोग शौर्य के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। वे पहले साल की सूची नहीं बल्कि समग्र रैंकिंग देख रहे हैं। कुल मिलाकर रैंकिंग, यह इतना तेज नहीं होना चाहिए, है ना? क्या आपने बोयेबो का ब्लॉग पोस्ट नहीं देखा? क्या आप उस चौंकाने वाली खबर ब्लॉग की बात कर रहे हैं? इसके लिए 10 अकादमिक क्रेडिट लगते हैं। मैं धोखा नहीं खाऊंगा। उद्धरण चिन्ह ... क्लिप में शौर्य की नवीनतम शक्ति का खुलासा किया गया है। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि यह उसकी सारी शक्ति है, लेकिन यह व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। अधिक मजबूत। वह दूसरे वर्ष का छात्र था जो अभी भी मार्शल आर्ट की गहन अवस्था में था। ये लड़का प्रथम वर्ष का था, लेकिन उसकी ताकत उससे कई गुना आगे थी। उसकी शक्ति के बारे में क्या? बताओ मुझे। उनकी युद्ध शक्ति के बारे में कहा जाता है कम से कम 70 से अधिक एपर्चर खोलने की स्थिति में है। ओह बकवास, तुम मजाक कर रहे हो। मैं चाहता हूं, लेकिन यह असंभव है। ब्लॉग के लेखक बोयेबो सम्राट कैपिटल अकादमी के कुलीन वर्ग से तीसरे वर्ष के छात्र हैं। उनकी शक्ति लगभग 60 एपर्चर है। वह प्रतिक्रिया करने से पहले ही हार गए। तो क्या ये लड़का पहली बार मार्शल ट्रायल टॉवर में प्रतिस्पर्धा करते समय शीर्ष 1000 में प्रवेश करेगा? वह सचमुच ऐसा करने में सक्षम हो सकता है। हाँ, फेडरल यूनिवर्सिटी और एम्परर कैपिटल एकेडमी में कुल मिलाकर लगभग 100 लोग हैं जिनके पास 70 या उससे ज्यादा एपर्चर ओपनिंग स्टेट है। दूसरे स्कूलों में इतने लोग नहीं हैं, लेकिन हर स्कूल में लगभग 10 होने चाहिए। कुल मिलाकर वहाँ 1000 से ज्यादा लोग होंगे। अगर शौर्य के पास अभी भी वो शक्ति है जो वो छिपा रहा है, तो वो मार्शल ट्रायल में प्रवेश करने पर वाकई शीर्ष 1000 तक पहुंच सकता है। सभी ने एक दूसरे को देखा और चुप हो गए। वे उस समय अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। हे भगवान, ये तो बहुत बेतुका है। जो छात्र डॉन सिस्टम के स्कूल में पढ़ सकते थे, उनके पास आमतौर पर हाई स्कूल की परीक्षा में आत्मा मार्शल राज्य की शक्ति होती थी। इस शक्ति को एक छोटे से क्षेत्र में एक चमत्कार माना जाता था। उदाहरण के लिए, शौर्य के हाई स्कूल के जुयांग और जुफांग जेनेक्सीजी तथा लियो को डॉन सिस्टम के स्कूल में प्रवेश की आशा थी, लेकिन संघीय विश्वविद्यालय में प्रवेश की नहीं। लेकिन 3 दिन हो गए हैं और कल से स्कूल शुरू हो जाएगा। वह क्यों नहीं आ रहा है? शायद वह एकांत साधना में लगा हुआ है। उसके पास अकादमिक क्रेडिट की कमी नहीं है। सिर्फ 25वें ग्रह से मिलने वाला इनाम ही हमारे लिए एक खगोलीय राशि होगी। इसके अलावा आप जानते हैं कि बोयेबो का ब्लॉग कितना लाभदायक था। वह इतना मूर्ख नहीं है कि सब कुछ ले ले। वह कम से कम आधा हिस्सा शौर्य को दे देगा। ओह लानत, मेरा दिल दुखता है। इस आदमी ने अभी तक स्कूल जाना भी शुरू नहीं किया है और फिर भी उसके पास इतना पैसा है जितना मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं कमा पाऊंगा। मैं इसे भी नहीं संभाल सकता। और वह रिया, जो वर्तमान में प्रथम वर्ष के छात्रों में प्रथम स्थान पर है, लगता है कि समग्र रैंकिंग में शायद लगभग 1000 के आसपास है। कृपया बातें करना बंद करें। हमें सामान्य लोग बनने दें। जीवन कितना कठिन था। शौर्य ने जब ये बात सुनी तो उसे बहुत अच्छा लगा। वह सचमुच बहुत ताकतवर था। फिर उन्होंने प्रथम वर्ष के छात्रों की रैंकिंग देखी। पहला स्थान वास्तव में रिया का था। वह एपर्चर ओपनिंग स्टेट में थी और बोयेबो से ज्यादा मजबूत थी। उसके लिए पहला स्थान पाना मुश्किल नहीं था। वह संभवतः एकमात्र व्यक्ति था जो उसे रोक सकता था। शौर्य जाने के लिए मुड़ा। यह आभासी मार्शल शहर छोटा नहीं था। इसमें 10 मिलियन से अधिक मार्शल आर्ट छात्रों को शामिल करने की आवश्यकता थी। इसके मध्य में आकाश को छूने वाला एक टावर था जिसे शहर के हर कोने से देखा जा सकता था। यह मार्शल ट्रायल टावर था। इसमें जाने के लिए 10 अकादमिक क्रेडिट लगते थे और कोई भी व्यक्ति महीने में केवल 3 बार ही प्रवेश कर सकता था। लोग आमतौर पर तभी आगे बढ़ते थे जब उन्हें पूरा विश्वास हो जाता था कि वे इसमें सफल हो सकते हैं।
नए छात्रों के लिए पहली बार प्रवेश निःशुल्क था। टावर के अलावा वहाँ बड़ी संख्या में आभासी युद्ध क्षेत्र भी थे। वहाँ अभ्यास के लिए आभासी लोग भी उपलब्ध थे, लेकिन इसके लिए भी अकादमिक क्रेडिट की कीमत चुकानी पड़ती थी। शौर्य को अभी वर्चुअल लड़ाइयों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सिर्फ मार्शल ट्रायल टावर देखना चाहता था और देखना चाहता था कि वह किस स्तर तक पहुंच सकता है। उन्होंने पवन देव कला का प्रयोग किया और मार्शल टावर की ओर उड़ चले। यहाँ बहुत सारे लोग थे। शौर्य फिर टावर में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, दृश्य बदल गया। वह एक दलदल में फंसा हुआ दिखाई दिया। उसके पैर कीचड़ में फंस गए और वह धीरे धीरे डूबता चला गया। उसने भौहें उठाईं। ये हाई स्कूल में आयोजित बीच प्रतियोगिता से कहीं अधिक मजबूत था। यदि यह एक आत्मा मार्शल अवस्था होती तो इस दलदल में उसकी गति काफी प्रभावित होती। इस समय सामने की मिट्टी उबलने लगी। गड़गड़ाहट, कीचड़ फट गया। हर जगह गहरा और तीखा तरल फैल गया। शौर्य का मुंह हैंट गया और उसने जल्दी से हवा के देवता की कला का इस्तेमाल करके इस गंध को उड़ा दिया। इस समय शौर्य को पवन देव कला के एक नए कार्य का एहसास हुआ। ये हवा को शुद्ध कर सकता है। महान, एक 10 मीटर लंबा विशाल काला सांप कीचड़ से बाहर निकला और शौर्य की ओर क्रूरता से अपना मुंह खोला। वह उसे काटना चाहता था। शौर्य की आंखों में एक हरे रंग की रोशनी चमक उठी जब हवा की एक धार सांप की गर्दन के आर पार चली गई। खून के छींटे पड़े और शव काली तीखी मिट्टी में गिर गया। जल्द ही वह दलदल में डूब गया। पहला स्तर उत्तीर्ण, 10 शैक्षणिक क्रेडिट प्राप्त। हवा में एक ठंडी आवाज सुनाई दे रही थी। ये शैक्षणिक क्रेडिट बहुत कम था। ये कम से कम स्पिरिट मार्शल स्टेट स्तर की एक शक्ति थी, और फिर भी इसने केवल 10 शैक्षणिक क्रेडिट दिए। शौर्य कल्पना कर सकता था कि नए छात्रों का जीवन कितना कष्टपूर्ण रहा होगा। दृश्य फिर बदल गया। दलदल गायब हो गया और एक विशाल, सुंदर, ऊंचा जंगल उभर आया। पेड़ की चोटी बहुत चौड़ी थी। इससे सूरज की रोशनी अंदर नहीं आ पा रही थी। दूसरी ओर जंगल में बहुत अंधेरा था। इस समय शौर्य के पीछे से एक दहाड़ की आवाज आई। शौर्य ने हवा का झोंका महसूस किया और पलटकर देखा तो एक 3 मीटर लंबा रोएदार जानवर उस पर आक्रमण कर रहा था। शौर्य ने अपना हाथ हिलाया और एक प्रचंड हवा ने जानवर को उड़ा दिया और उसे आकाश में ले गई। स्तर 2 उत्तीर्ण, 15 शैक्षणिक क्रेडिट प्राप्त। शौर्य ने उसकी ठोड़ी को छुआ। स्पिरिट मार्शल स्टेट लेवल 2, 15 अंक। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ नए छात्र पहली बार में 100 क्रेडिट भी अर्जित नहीं कर पाएंगे। अध्याय 248, शो का सितारा। पॉकेट हंटिंग आयाम। वह प्रत्येक स्तर को बहुत शीघ्रता से पार कर गया। स्तर 3, स्तर 4। प्रत्येक स्तर पर दुश्मन पिछले स्तर से एक स्तर अधिक शक्तिशाली होता था, जबकि शैक्षणिक क्रेडिट पुरस्कार में भी 5 क्रेडिट की वृद्धि होती थी। बहुत जल्द शौर्य 11वें स्तर पर था। ये स्थान एक गर्म बंजर भूमि थी जिसका तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस था। बंजर भूमि के आसपास कई ज्वालामुखी भी थे। वे समय समय पर फटते रहते थे। ज्वालामुखी की राख हवा में तैरती थी जो पूरी तरह से आसमान को ढक लेती थी, और आसपास का माहौल कुछ उदास सा हो जाता था। उसके सामने एक विदेशी जाति थी। उसका शरीर काले पत्थरों से ढका हुआ लग रहा था और पत्थरों की दरारों में लाल ज्वाला की चमक टिमटिमा रही थी। ये पृथ्वी युग के दौरान नायक गठबंधन में पत्थर आदमी के समान दिखता था। शौर्य ने अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में जानकारी देखी। इस पत्थर के आदमी को काका रेस कहा जाता था, और जब यह इस तरह दिखता था तो इसका इतना प्यारा नाम क्यों होगा, शौर्य को भी नहीं पता था। शायद इसलिए कि उनकी जाति को नाम रखना नहीं आता। इस काका पत्थर आदमी की ताकत गूढ़ मार्शल स्टेट लेवल 1 पर थी। यह एक पत्थर आदमी था जो अभी वयस्कता तक पहुंचा था। शौर्य को भी यह नहीं पता था कि वह कैसे निर्णय करे कि वह वयस्क है या नहीं। गर्जन। पत्थर वाले आदमी ने अपना मुंह खोला और शौर्य पर दहाड़ने लगा। फिर वह उसकी ओर दौड़ा। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी उठाई और उसमें काली आत्मा की रोशनी टिमटिमा रही थी। जैसे ही उसने शौर्य के सिर की ओर प्रहार किया, शौर्य की आंखों में एक हरे रंग की रोशनी चमक उठी और हवा में एक ब्लेड घुस गया। पत्थर के आदमी की हरकतें रुक गईं, फिर उसका भयानक सिर उसकी गर्दन से गिर गया। वहां से कोई खून नहीं निकला। पत्थर के आदमी का सिर गिरने के बाद उसका शरीर पत्थरों में टूट गया। शौर्य ने जमीन पर पड़े पत्थरों को देखा और थोड़ा हैरान हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि पत्थरों में भी जीवन हो सकता है। बहुत दिलचस्प। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं एक को अपने पास रख सकूंगा। जब वह उब जाता तो इसके साथ खेल सकता था और यह काफी दिलचस्प लगता था। 11वीं कक्षा उत्तीर्ण, 100 शैक्षणिक क्रेडिट प्राप्त। शौर्य को जब यह संदेश मिला तो वह दंग रह गया और वास्तव में वह काफी खुश हुआ। 100 अकादमिक क्रेडिट, ये बहुत है। यह अवश्य जानना चाहिए कि आत्मिक मार्शल अवस्था के चरम पर भी केवल 55 अकादमिक क्रेडिट दिए गए थे। दुर्भाग्य से ये पुरस्कार केवल तभी दिया जाता था जब कोई व्यक्ति पहली बार इस स्तर को पार करता था। बाद में इस तरह का कोई और पुरस्कार नहीं मिलेगा। अन्यथा अकादमिक क्रेडिट अर्जित करना बहुत आसान हो जाएगा।
बहुत जल्द ही परिदृश्य बदल गया और अगला दौर शुरू हो गया। स्तर 12, स्तर 13, स्तर 14, स्तर 21, स्तर 22, स्तर 30, स्तर 31। शुरुआती स्तरों पर प्रतिद्वंद्वी बहुत कमज़ोर थे। शौर्य को एक हाथ भी हिलाने की ज़रूरत नहीं थी और वह आसानी से हवा के ब्लेड से उनसे छुटकारा पा सकता था। जैसे ही शौर्य सफलता की ओर अग्रसर हुआ, वर्चुअल मार्शल सिटी की कभी व्यस्त सड़कों से अचानक एक विस्मयकारी आवाज़ आई। पहले साल के लीडर बोर्ड को देखो, शौर्य आगे बढ़ रहा है। जब लोगों ने ये सुना तो बहुत से लोगों ने ऊपर देखा और उन्हें प्रथम वर्ष की कांस्य पट्टिका आकाश में तैरती हुई दिखाई दी। कई लोग इस बात को लेकर चिंतित थे कि शौर्य की रैंकिंग क्या होगी। आखिरकार वह शीर्ष प्रथम वर्ष का छात्र था और उसने तीसरे वर्ष के बोयिबो को बहुत आसानी से हरा दिया था। इस शक्ति के साथ उन अभिजात वर्ग के लोगों को चिंता हुई जो बोयिबो से थोड़े अधिक मजबूत थे, क्या वे भी इस नए खिलाड़ी से आगे निकल जाएंगे। यदि शौर्य वास्तव में उनसे आगे निकल गया तो वे वरिष्ठ के रूप में अपनी गरिमा खो देंगे। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी युवा जूनियर से हारना नहीं चाहेगा, खास तौर पर तब जब शौर्य 3 दिनों से मार्शल ट्रायल टावर में नहीं गया था और इन लोगों को बेचैन कर दिया था। वे न तो खा सकते थे और न ही पी सकते थे, वे ठीक से सो नहीं पाते थे और लगभग एक बुजुर्ग की तरह हो रहे थे। इस समय शौर्य अंततः रैंक में ऊपर उठ रहा था और इसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। मार्शल आर्ट बिल्डिंग के मंच पर रिया एक एपर्चर ओपनिंग स्टेज सीनियर के साथ युद्ध कर रहा था। उन दोनों ने एक भयानक शक्ति जारी की और शॉकवेव मंच पर भड़क उठी जैसे कि ये दुनिया का अंत था। लड़ाई देखने के लिए बहुत से लोगों ने पैसे दिए थे। दर्शकों की ज़्यादातर ताकत एपर्चर ओपनिंग स्टेट या कोर मार्शल स्टेट के उच्च स्तर पर थी और वे दो लोगों की लड़ाई देखने से खुद को बेहतर बनाने की उम्मीद कर रहे थे। रिया एक भाला पकड़े हुए थी और उसकी आंखों में आत्मा की रोशनी चमक रही थी। उसकी आभा स्पष्ट रूप से उसके प्रतिद्वंद्वी की तुलना में कमज़ोर थी, फिर भी जब भी वह हमला करती तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी को उलझन में डाल देती और उससे लड़ना मुश्किल हो जाता। तस मंच पर 2 आकृतियां एक चमक में चली गईं और 10 से अधिक चालों के बाद रिया का भाला अचानक राज्य के वरिष्ठ की रक्षा के छिद्र को तोड़ता हुआ उसके सीने के क्षेत्र में जा गिरा। रिया ने उदासीनता से कहा, वरिष्ठ, आप हार गए हैं। एपर्चर ओपनिंग स्टेट सीनियर ने अपनी छाती में चमकती हुई ठंडी रोशनी को भाले की नोक पर देखा, फिर रिया के खूबसूरत चेहरे को देखा और असहाय होकर मुस्कुराया। जूनियर रिया वास्तव में बहुत मजबूत है, मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। रिया ने अपना भाला वापस खींच लिया और हंसी। वरिष्ठ, आप बहुत दयालु हैं। उसके बाद एपर्चर ओपनिंग स्टेट सीनियर मुस्कुराया। ओह ठीक है, जूनियर रिया, आपका संपर्क क्या है? जूनियर रिया बहुत मजबूत है। अगर मुझे भरपूर इनाम वाला कोई काम मिले तो मुझे उम्मीद है कि जूनियर आकर मदद कर सकता है। रिया अचंभित रह गई, फिर उसने कुछ सोचा और मुस्कुराई। वरिष्ठ जी और मैं एक निश्चित टीम है, आपको दूसरों की तलाश करनी चाहिए। उस व्यक्ति ने पहले भी समारोह के दौरान तीरों की बौछार रोकी थी, इस बार उसकी बारी थी। रिया को अचानक याद आया कि वह लड़का अब स्कूल में काफ़ी मशहूर हो गया है। क्या समय आने पर वह उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करेगा? यह विचार आते ही रिया का दिल बैठ गया। जब एपर्चर ओपनिंग स्टेट सीनियर ने यह सुना तो उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वह कुछ कहने ही वाला था, लेकिन दर्शकों में से किसी ने चिल्लाकर कहा, शौर्य मार्शल ट्रायल टावर में प्रवेश कर गया है। कई दर्शक तुरंत अपनी सीटों से गायब हो गए और रैंकिंग देखने चले गए। मंच पर रिया ने अपनी भौहें उठाईं और इस बात की परवाह नहीं की कि एपर्चर खोलने वाले राज्य के वरिष्ठ क्या कहना चाहते थे, क्योंकि वह मंच से गायब हो गई। वह देखना चाहती थी कि इस समय उस आदमी की रैंक क्या है। मार्शल सिटी के एक कोने में 3 आकृतियां प्रथम वर्ष की कांस्य पट्टिका को देख रही थीं। भूरे बालों वाली लड़कियों में से एक मार्गरेट थी और एक काले बालों वाला और एक सुनहरे बालों वाला युवक भी था। काले बालों वाले युवक ने शौर्य को देखा जो कांस्य पट्टिका पर पंक्तियों में ऊपर उठता जा रहा था और टिप्पणी की, मार्गरेट, क्या वह जूनियर शौर्य वास्तव में इतना मजबूत है? मार्गरेट शौर्य के वापस आते ही उसकी प्रशंसा करती रही, लेकिन वह अभी भी आश्वस्त नहीं था। मार्गरेट हंसी, हालांकि जूनियर शौर्य अभी भी हमारे जितना मजबूत नहीं है, लेकिन वह बहुत तेजी से सुधार कर रहा है और मुझे लगता है कि वह संभवतः हमसे आगे निकल सकता है। सुनहरे बालों वाला युवक हंसा, हम बाद में देखेंगे कि उसका कुल रैंक क्या है। पहले उस जलते हुए बवंडर ने मुझे डरा दिया था, यहाँ तक कि मैं भी उस तरह का हमला नहीं कर सकता था। मार्गरेट की आंखें चमक उठीं और उन्होंने कहा, मैं अनुमान लगा रही हूँ कि वह शीर्ष 1000 में हो सकता है। जब सुनहरे बालों वाले युवक और काले बालों वाले युवक ने उसकी बातें सुनी तो वे दंग रह गए और मार्गरेट को अविश्वास से देखने लगे। तुम्हारा मतलब है कि उसकी शक्ति एपर्चर खोलने की अवस्था के लगभग 100 एपर्चर के बराबर है? समग्र शीर्ष 1000 में प्रवेश करने के लिए एपर्चर खोलने की अवस्था में किसी की शक्ति कम से कम 100 एपर्चर होनी चाहिए। शौर्य सिर्फ एक नया छात्र था, फिर भी वह इतना मजबूत था। उन 2 लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। मार्गरेट हंसी, मैं बस अनुमान लगा रही हूँ।
मुझे लगता है कि जूनियर शौर्य में अभी भी कुछ छिपी हुई ताकत हो सकती है। दोनों युवक एक दूसरे की ओर देखकर चुप हो गए। फिर तीनों लोगों ने कांस्य पट्टिका की ओर देखा और परिणाम आने तक चुपचाप प्रतीक्षा करने लगे। कोने में वर्चुअल मार्शल सिटी में लिन हुआन, रेन झान, जू यांग, जुफांग जेनिक्सीजी, लियो और अन्य लोग जटिल निगाहों से कांस्य पट्टिका को देख रहे थे। शौर्य को ग्रेजुएशन ट्रायल के दौरान पहला स्थान मिला और चांग यांग के नंबर 1 हाई स्कूल को उनकी कल्पना से ज़्यादा संसाधन आवंटित किए गए। डॉन सिस्टम स्कूल में पहले से भी ज़्यादा छात्र भर्ती हुए। इस समय उनकी मनोदशा बहुत जटिल थी। कुछ महीने पहले ही शौर्य भी उनके जैसा ही था, एक कोई नहीं। लेकिन अभी जैसे ही वह मार्शल ट्रायल टॉवर में पहुंचा, उसने अनगिनत मजबूत वरिष्ठों का ध्यान आकर्षित किया। इस हद तक कि यहाँ तक कि मुख्य मार्शल राज्य के वरिष्ठ लोग जो बेहद मजबूत थे, शौर्य का उल्लेख करते ही ईर्ष्या से भर जाते थे। इसके अलावा जब छात्रों को पता चला कि वे शौर्य के हाई स्कूल के दोस्त हैं, तो वे उनके प्रति अधिक मित्रवत हो गए। अब उन्हें एहसास हुआ कि शौर्य बॉस बन गया है। जू यांग ने शौर्य का नाम रैंक में ऊपर उठते देखा और फिर अपना सिर घुमाया और रेन झान को चिढ़ाया। रेन झान, क्या तुम नहीं कहते थे कि तुम जे को चुनौती देना चाहते हो? जब जे बाहर हो जाए तो तुम इसके लिए आवेदन क्यों नहीं करते? जब रेन झान ने ये सुना तो वह सख्त हो गया और जू यांग को घूरने लगा। अब मैं उसे कैसे चुनौती दूंगा? अगर तुम इतने काबिल हो तो मुझसे क्यों नहीं लड़ते? मैं तुम्हें पीट पीट कर अधमरा कर दूंगा। उसका दिल टूट रहा था। शौर्य बहुत विकृत था, मानो वह अभी भी इस पल गाली देने की हिम्मत कर सकता था। जुफांग जेनेक्सीजी ने हैरानी भरी नज़र से शौर्य के नाम को देखा। लिन हुआंग ने जुफांग जेनेक्सीजी पर नज़र डाली। जूफेंग, यह क्या है? जुफांग जेनेक्सीजी ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। कुछ खास नहीं। पहले वह उस लड़के को भोजन पर आमंत्रित करना चाहता था, लेकिन अंत में उस लड़के ने उसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि मात्र 2 महीनों में ही उनमें इतना सुधार आ गया होगा। वह स्पष्टतः भ्रमित महसूस कर रहा था। हालांकि चूंकि उसे अस्वीकार कर दिया गया था, इसलिए उसने पहले ही इसे छोड़ दिया था। मार्शल ट्रायल टॉवर में शौर्य वर्तमान में 31वें स्तर पर था और वह अभी भी एक उदास ग्रह पर था। तेज हवाएं चल रही थीं और वे ब्लेड की तरह तेज थीं, लेकिन शौर्य के लिए यह उसके अपने घर जैसा था। आखिरकार उनकी मौजूदा वायु देवता कला कमज़ोर नहीं थी। यहाँ पर मजबूत वायु तत्व के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने परिवार को देख रहे थे। वे उनसे चिपके रहने के लिए दौड़ते रहे। उसके सामने एक विशाल ग्रे ईगल था जिसके पंख 100 मीटर से भी अधिक लंबे थे। विशाल बाज की ताकत उसके पहले छिद्र के खुलने की अवस्था में थी। उसे मजबूत नहीं माना गया। उसने अपने शरीर को स्थिर करने के लिए बवंडर में अपने पंख फड़फड़ाए, फिर उसके पूरे शरीर पर आत्मा की रोशनी चमक उठी। उसने भयंकर रूप से पंख फड़फड़ाए और एक ग्रे बहती रोशनी में बदल गया क्योंकि वह शौर्य की ओर झपटा। ठीक इसी समय 100 मीटर लंबी हरी हवा की धार ने धूसर बहती रोशनी को काटकर 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। हवा में ताज़ा भूरा खून उछल पड़ा और कटा हुआ बाज का शरीर हवा के साथ उड़कर हवा में गायब हो गया। 31वां स्तर उत्तीर्ण, 10,000 शैक्षणिक क्रेडिट प्राप्त। 10,000 शैक्षणिक क्रेडिट, बढ़िया। एपर्चर खोलने की स्थिति में दिए गए शैक्षणिक क्रेडिट निश्चित रूप से उच्च थे। सिर्फ पहले एपर्चर और 10,000 शैक्षणिक क्रेडिट दिए गए थे। स्तर 21 पर मुख्य मार्शल अवस्था वाले व्यक्ति को केवल 1,000 शैक्षणिक क्रेडिट प्राप्त होंगे। अध्याय 249, ग्राहक अनुभव वास्तव में बुरा है। पॉकेट हंटिंग आयाम। परिदृश्य फिर बदल गया और इस बार शौर्य एक बंजर भूमि पर प्रकट हुआ जिसके चारों ओर नुकीली धातुएं बिखरी हुई थीं। उसके सामने उसका एक पुराना प्रतिद्वंद्वी खड़ा था, ब्लेड दानव जाति। उसने देखा कि उसके प्रतिद्वंद्वी ने खुद को पेश किया। इस बार ये किसी भी भगवान कला के बिना एक 10 एपर्चर खोलने वाला राज्य ब्लेड दानव था। शौर्य ने अपनी थोड़ी खुजाई। जैसा कि पता चला, 31वें राउंड के बाद हर अगले राउंड में पावर 10 एपर्चर से बढ़ जाती है। यदि प्रत्येक राउंड में केवल एक एपर्चर की वृद्धि हो और प्रत्येक राउंड के लिए 10,000 शैक्षणिक क्रेडिट का पुरस्कार मिले तो ये कितना बड़ा लाभ होगा। शौर्य ने मुंह बनाया, ये सोचकर कि यह बर्बादी थी। ठीक इसी समय रक्त दानव जाति के साधक की रक्तवर्ण आंखों से एक अत्याचारी और हिंसक दृष्टि प्रकट हुई तथा वह दोनों पैरों से आगे बढ़ा। टकराना। जैसे ही वह सीधे शौर्य पर टूट पड़ा, उसका शरीर प्रकाश की एक काली धारा में बदल गया। शौर्य मुस्कुराया और हवा में एक धधकती हुई पवन ब्लेड छोड़ दी। धधकती आग की धार प्रकाश की एक लाल धारा के रूप में फैली और सीधे रक्त दानव जाति के साधक पर वार किया। गर्जन। खतरे को भांपते हुए ब्लेड दानव जाति के साधक ने अचानक रुक कर देखा। दोनों भुजाओं पर लगे ब्लेड रहस्यमयी काली रोशनी से टिमटिमा उठे और धधकती हवा के ब्लेड की ओर 2 आत्मा बल ब्लेड आभा छोड़ी। टकराना। जब दोनों ब्लेड आपस में टकराए तो विस्फोट हो गया। दोनों स्पिरिट फोर्स ब्लेड कांच की तरह आसानी से टूट गए और प्रकाश की लाल लकीर ब्लेड डेमन रेस कल्टीवेटर के बीच से गुजर गई।
हवा और लपटें आपस में उलझ गईं और उसके शरीर को तहस नहस कर दिया, जिससे उसकी जान चली गई। 32वां स्तर उत्तीर्ण, 15,000 शैक्षणिक क्रेडिट प्राप्त। इस समय मार्शल ट्रायल टॉवर के बाहर शौर्य की रैंकिंग को देखने वाले सभी लोग बातचीत करने लगे। वह पहले से ही दूसरे स्थान पर है। शौर्य को एपर्चर ओपनिंग स्टेट विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ना चाहिए, है ना? उसे होना चाहिए। इस बारे में सोचो। पहली बात तो यह है कि रिया और शौर्य के बीच अच्छे संबंध हैं। ऐसा लगता है, क्या वे दोनों युद्ध के मैदान में एक साथ नहीं थे? जे फेडरल यूनिवर्सिटी के नए छात्र बहुत डरावने हैं। उनके पास वास्तव में एपर्चर ओपनिंग स्टेट्स में 2 नए छात्र हैं। हे भगवान! सोचने पर पता चलता है कि एम्परर कैपिटल एकेडमी का नंबर 1 सबसे खराब स्थिति में होना चाहिए, है ना? वह कोर मार्शल स्टेट के तीसरे स्तर पर है। आमतौर पर इससे उसे अतीत में शीर्ष स्थान प्राप्त होगा, लेकिन अब वह केवल तीसरे स्थान पर है। यह 1 महीने में 10,000 का अकादमिक क्रेडिट होगा। वह इन 2 राक्षसों का सामना करने के लिए केवल अपनी बुरी किस्मत को ही दोषी ठहरा सकता है। इस समय रिया ने अपना सिर उठाया और कांस्य पट्टिका को देखा। उसकी आंखों में एक चमक सी चमक उठी जब उसने देखा कि उसके नीचे शौर्य का नाम लिखा हुआ है। लगता है वह जल्द ही मुझसे आगे निकल जाएगा। वह अधिकतम 70 एपर्चर वाले प्रतिद्वंद्वियों को बमुश्किल ही हरा पाती थी और 80 एपर्चर वाले प्रतिद्वंद्वियों के सामने पूरी तरह से परास्त हो जाती थी। उस आदमी की शक्ति के साथ वह स्पष्ट रूप से 80 एपर्चर विरोधियों पर नहीं रुकेगा। इसी समय मार्गरेट की टीम, गुई यूपिंग की टीम, जू यांग की टीम, साथ ही बोयेबो का ध्यान कांस्य पट्टिका पर केंद्रित था। ज्वालामुखी विस्फोट से जगमगा निकला और शौर्य, जो पहले दूसरे स्थान पर था, रिया से आगे निकला गया, जो पहले स्थान पर था। वह पहले स्थान पर आ गया था। उनका नाम भी सूरजमुखी हो गया। उसने उससे आगे निकल गया। यह इतना तेज था। उसे ऐसा करने में कितना समय लगा? 1 मिनट। क्या ये बहुत तेज नहीं है? क्या वह अपने विरोधियों को सामने आते ही मार देता है? रिया की आंखें थोड़ी कांप उठीं और उसने थोड़ी निराशा में अपने होंठ काट लिए। यद्यपि वह जानती थी कि वह निश्चित रूप से उससे अधिक शक्तिशाली है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह लगातार इतने चक्कर पूरे कर लेगा और 1 मिनट के भीतर उससे आगे निकल जाएगा। वह बहुत तेज था। मार्गरेट के पास खड़े सुनहरे और काले बालों वाले युवकों की आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने अविश्वास से पहला नाम देखा। कुछ समय तक चुप रहने के बाद काले बालों वाला युवक धीरे धीरे आह भरते हुए बोला, ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल सही थी, मार्गरेट। रिया को इतनी जल्दी मात देने का मतलब है कि वह अपने विरोधियों को तुरंत मार गिराने में सक्षम था। शौर्य की शक्ति वास्तव में 100 एपर्चर पर हो सकती है। सुनहरे बालों वाले युवक का मुंह फड़क उठा। भाड़ में जाए, ये दोनों नए लोग राक्षस हैं। अगर रिया अकेली इतनी शक्तिशाली है तो ये ठीक है, आखिरकार वह एक कुलीन परिवार से है। उस शौर्य लड़के की पृष्ठभूमि कुछ भी नहीं है। मैंने अपने बूढ़े आदमी से सुना है कि उसने कुछ शक्तिशाली साधना देवकला को जागृत किया है। मार्गरेट कांस्य पट्टिका पर टिमटिमाते सुनहरे नाम को अचंभित होकर देखती रही। हालांकि वह मानसिक रूप से तैयार थी, फिर भी वह इस तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ थी कि शौर्य इस स्तर तक पहुंचने में सक्षम था। उनकी बातें सुनकर मार्गरेट ने हल्की हंसी उड़ाई। भगवान की कला मूल रूप से निष्पक्ष नहीं है, शुरू से ही। ये भाग्य और जन्मजात प्रतिभा पर निर्भर करता है। जब दोनों ने उसकी बात सुनी तो वे आंखें घुमाते हुए बोले, क्या तुमने भी बड़ी फसल नहीं काटी? तुम्हारा इनाम हमसे ज्यादा है, हमें लगता है कि यह अनुचित है। मार्गरेट हंसी। इस बार मैं भाग्यशाली थी, मुझे जूनियर स्कूल में शौर्य के प्रकाश के कारण लाभ मिला। सुनहरे बालों वाला युवक मुंह बनाकर बोला, चलो, तुम्हारी यह बात सुनकर मुझे अब जूनियर शौर्य के साथ रिश्ता बनाने का मन हो रहा है। काले बालों वाले युवक का मुंह हेंट गया। पुई, तुम एम्परर कैपिटल एकेडमी से हो और तुम हमारे जूनियर स्कूलमेट के साथ संबंध बनाना चाहते हो। चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। आओ आओ आओ, मैं देखता हूं कि तुम मेरी टांगें तोड़ने की क्या योजना बना रहे हो। जब सब लोग आपस में बात कर रहे थे तब शौर्य पहले से ही 42वें स्तर पर था। इस बार उसे एक साधारण मैदान में ले जाया गया जहां एक मानव जैसा दिखने वाला प्रतिद्वंद्वी उसके सामने खड़ा था। अंतर केवल इतना था कि वह 5 मीटर से अधिक लंबा था और काले धातु के युद्ध कवच से सुसज्जित था। शौर्य ने उसकी जानकारी देखी। वह बर्बर जाति का था और मानव से संबंधित प्रजाति का था। बर्बर लोगों के पास उच्च आत्मिक शक्ति साधना नहीं थी, लेकिन वे अपने मांस शरीर को संयमित करने के लिए आत्मिक शक्ति का उपयोग करने में कुशल थे। बर्बर लोगों के पास अत्यंत मजबूत मांस शरीर होते हैं और वे शक्ति देव कलाओं का उपयोग करने में सहज रूप से निपुण होते हैं। शक्ति देव कलाएं मूल रूप से बर्बर जाति की जन्मजात कुशलता थीं। मानव जाति की तुलना में उनका जन्मपूर्व लाभ बहुत बड़ा था। उसके सामने खड़े बर्बर योद्धा के पास 110 एपर्चर की शक्ति थी। उसने अपनी बड़ी आंखों से शौर्य को भयंकर रूप से घूरा। उसने अपने दाहिने पैर से आगे कदम बढ़ाया जिससे नीचे की जमीन फट गई।
इस गति ने उसके शरीर से निकलने वाली शक्ति को बढ़ा दिया और एक कट्टर आभा उत्पन्न की जो शौर्य की ओर बढ़ी। उसका शरीर बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी गति असामान्य रूप से तेज थी, शक्ति के विस्फोट के कारण। वह तुरंत शौर्य के सामने प्रकट हुआ। वड्रे, बर्बर के विशालकाय शरीर ने सूर्य को ढक लिया, जबकि उसकी मुट्ठी, जो मिट्टी के बर्तन से भी बड़ी थी, हिंसक शक्ति लेकर शौर्य की ओर बढ़ी। मुट्ठी के बल से बनी तेज हवाओं ने शौर्य के काले बालों को हिला दिया। मुट्ठी के पीछे छिपी अपार शक्ति को महसूस करके उसने भौहें सिकोड़ लीं। पवन देवता कला, अग्नि देवता कला, बिजली देवता कला, प्रथम शरीर देवता कला, 6 गुना शक्ति बढ़ाने वाली देवता कला, वे सभी सक्रिय हो गए और एक शक्तिशाली और हिंसक आभा को मुक्त कर दिया। उसने अपने दाहिने हाथ को मुट्ठी में बांध लिया, जिसके चारों ओर विभिन्न देव कलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली विभिन्न रोशनी आपस में जुड़ी हुई थीं, और उसने बर्बर की मुट्ठी की ओर प्रहार किया। टकराना, एक बड़ी और एक छोटी मुट्ठी टकराए। उनके शरीर से भयानक शक्ति बाहर की ओर निकली और जमीन कांपने लगी। उनके पैरों के नीचे जमीन में मकड़ी के जाले जैसी दरारें पड़ने लगीं और कुछ किलोमीटर तक फैल गईं। शौर्य ने महसूस किया कि बर्बर की मुट्ठी के भीतर से एक भयानक शक्ति उसकी ओर बढ़ रही है। इसके बाद शक्ति एक हिंसक धार की तरह उसके शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे उसकी बाह में तेज दर्द हुआ और मांसपेशियां कांपने लगीं। शौर्य की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसका आकार हवा में बदल गया और वह अपने मूल स्थान से गायब हो गया, अपने बाएं हाथ से बर्बर के अगले मुंह से बचता हुआ। वह कुछ 100 मीटर दूर दिखाई दिया और मुंह के कोनों में ऐंठन के साथ उस भयानक बर्बर को देखने लगा। उसकी ताकत इतनी डरावनी क्यों है? और वह ठीक लग रहा है। क्या उसका बचाव और भी मजबूत है? यह मार्शल दाव का हिस्सा नहीं है। शौर्य को लगा कि उसकी शक्ति और शरीर की सुरक्षा पहले से ही काफी हद तक ठीक थी। इतनी भयानक शक्ति का इस्तेमाल करने के बाद भी वह असल में अभी भी आमने सामने की टक्कर में बर्बर के स्तर पर नहीं था। वह अविश्वास में था। बर्बर का शरीर वास्तव में उससे ज्यादा मजबूत था, यहाँ तक कि पहले शरीर देवकला सक्रिय होने के बाद भी। क्या उसका शरीर किसी मिश्र धातु से बना था? गर्जन, बर्बर ने अपना सिर उठाया और दूर खड़े हैरान शौर्य को देखा। उसने दहाड़ लगाई और फिर से आगे बढ़ गया। शौर्य का गाल लगातार कांप रहा था और उसके शरीर पर एक हल्की काली क्रिस्टल ढाल दिखाई दे रही थी। प्रथम शरीर देवकला की दिव्य कला, प्रथम ढाल। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उठी जब उसने बर्बर की विशाल मुट्ठी का पुनः स्वागत किया। मुट्ठियों से वास्तविक टक्कर ही तो जवानी की बहार है। टकराना, बड़ी और छोटी मुट्ठियां एक बार फिर टकरा गईं। इस बार शौर्य को अपनी ओर आती भयावह शक्ति का आभास नहीं हुआ, बल्कि उसे क्रिस्टल शील्ड ने रोक लिया था। लेकिन क्रिस्टल शील्ड पर एक दरार दिखाई दी थी। शौर्य ने अपनी मानसिक शक्ति को सक्रिय किया और दरार को ठीक किया तथा ढाल को उसकी सही स्थिति में वापस लाया। इसके बजाय बर्बर व्यक्ति ने दर्द भरी चीख मारी और एक कदम पीछे हट गया। शौर्य ने अपना सिर उठाया और हिंसक बर्बर व्यक्ति को एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दी। वह अपने दाहिने पैर से आगे बढ़ा, जिससे जमीन पर दरार पड़ गई। उसका शरीर गायब हो गया और बर्बर के बाईं ओर प्रकट हुआ। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी उठाई जो क्रिस्टल शील्ड से ढकी हुई थी। हवा और लपटें मुट्ठी के चारों ओर घूम रही थीं और बिजली चारों ओर चमक रही थी। इस संयोजन ने उसके चारों ओर एक हिंसक शक्ति को जगा दिया। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी खोली और भयानक शक्ति को बर्बर की कमर पर निर्देशित किया। मैं तुम्हारी कमर तोड़ दूंगा। धमाका, बर्बर ने अपना दाहिना कंधा नीचे किया और शौर्य की मुट्ठी बंद कर दी। उसी समय हड्डी टूटने जैसी आवाजें निकलीं। बर्बर एक बार फिर दर्द से दहाड़ उठा, लेकिन दर्द ने उसकी क्रूरता को और बढ़ा दिया था जब उसने अपना बायां हाथ फिर से शौर्य की ओर घुमाया। टकराना, शौर्य ने मुस्कुराकर बर्बर व्यक्ति की मुट्ठी पर मुक्का मारा। मुट्ठियां पुनः एक दूसरे से टकराईं, जिससे एक भयंकर ज्वाला निकली। उसके बाद एक भयंकर तूफान, चमकती हुई बिजली, साथ ही आत्मिक शक्ति की लहर सभी दिशाओं से बड़ी मुट्ठी की ओर बहने लगी। जमीन और भी ज्यादा फट गई और चट्टानें हिलने लगीं। टक्कर के बाद जो हुआ वह एक शॉकवेव की तरह फैल गया और सभी चट्टानें चूर चूर हो गईं। बर्बर व्यक्ति ने एक और कदम पीछे हटते हुए एक और पीड़ा भरी चीख निकाली। शौर्य के चेहरे पर ठंडा भाव था जब उसने बर्बर के मजबूत शरीर पर पूरी ताकत से एक और मुक्का मारा। 10 से ज्यादा घूंसे लगने के बाद वह जंगली आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी कई हड्डियां टूट गईं और उसके शरीर में भयानक शक्ति लगातार बनी रही। धीरे धीरे उसकी जान चली गई। वाह! शौर्य ने अपनी शक्ति को एकत्रित किया और एक लंबी सांस छोड़ी। मात्र 110 एपर्चर खोलने वाले स्टेट कल्टीवेटर ने उसे पहली ढाल का उपयोग करने के लिए मजबूर कर दिया था। वह काफी मजबूत था, लेकिन शौर्य अंततः थोड़ा मजबूत था। एक बार फिर दृश्य बदल गया। जब प्रतिद्वंद्वी की मृत्यु हो जाती तो अगला दौर बिना आराम के शुरू हो जाता। इससे शौर्य को मन ही मन कोसना पड़ा। जिसने इसे डिजाइन किया है उसके दिमाग में जरूर कोई छेद होगा। जिसने आराम करने का बिल्कुल भी समय नहीं दिया। ग्राहक अनुभव वाकई बहुत बुरा है।
जब वह बाहर निकलता है तो उसे महिला शराबी को फीडबैक जरूर देना होता है। अध्याय 250 साधारण एल्फ योद्धा। पॉकेट हंटिंग आयाम। इस समय वह खुद को एक जंगल में पाता है। उससे लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक प्रतिद्वंद्वी खड़ा था जो मानव जाति के समान दिखता था। वह हल्के हरे रंग के चमड़े के कवच से सुसज्जित था जिस पर हल्के बैंगनी रंग के जटिल डिजाइन थे। वह 1.8 मीटर से अधिक लंबा था और उसके कंधे तक हल्के हरे रंग के लंबे बाल थे। वह एक पतला शरीर वाला था जिसकी त्वचा कसी हुई और जैद जैसी थी, साथ ही उसका चेहरा बेहद सुंदर था, लगभग शौर्य जितना ही सुंदर। उसके सामने वाले आदमी और मनुष्य में केवल 2 ही अंतर थे, हरी आंखें और तीखे कान। एक एल्फ। शौर्य खुद को रोक नहीं सका और प्रतिद्वंद्वी की जानकारी को देखने लगा। जैसे जैसे वह पढ़ता गया उसके चेहरे के भाव स्थिर होते गए और उसकी आंखें और भी चौड़ी होती गईं, कुछ हद तक अविश्वास में। उसके सामने खड़ा सुंदर भाई वास्तव में योगिनी जाति से था, जिसकी आत्मिक शक्ति 30 एपच तक विकसित थी, परंतु लड़ने की शक्ति 120 एपच के बराबर थी। उनके पास केवल 2 ही देव कलाएं थीं, शक्ति और लकड़ी की देव कलाएं। और मार्शल ट्रायल टॉवर द्वारा प्रदान किए गए परिचय के अनुसार वह एक साधारण एल्फ योद्धा था। शौर्य। उन्होंने महसूस किया कि मार्शल ट्रायल टावर में निश्चित रूप से साधारण शब्द के बारे में कुछ गलतफहमी थी। वह इतना अनोखा था, वह साधारण कैसे हो सकता है? क्या साधारण का अर्थ आध्यात्मिक मार्शल अवस्था या गूढ़ मार्शल अवस्था स्तर नहीं होना चाहिए? आप मुझे ये बता रहे हैं कि मध्य स्तरीय एपच खोलने वाले राज्य साधक के करीब लड़ने की शक्ति वाला यह एल्फ योद्धा एक साधारण योद्धा है। जैसे ही शौर्य इस जानकारी से अचंभित हुआ, साधारण एल्फ योद्धा ने अपना कदम उठाया। उसकी आंखों में एक हरी रोशनी चमक उठी और आसपास का जंगल बेतहाशा नाचने लगा। जमीन के नीचे की अनगिनत शाखाएं और जड़ें हरी रोशनी से टिमटिमा उठीं और तीखे भालों में तब्दील हो गईं जो शौर्य की ओर बढ़ रहे थे। सभी दिशाओं से आए असंख्य और घने भालों ने शौर्य की ओर उड़ते हुए कोई रास्ता नहीं छोड़ा और उसे अंदर ही फंसा दिया। शौर्य की नज़रें ठंडी हो गईं क्योंकि उसकी शक्ति उसके पूरे शरीर से निकल गई। पवन देव कला, अग्नि देव कला, बिजली देव कला, प्रथम शरीर देव कला, 7 गुना शक्ति वृद्धि देव कला, साथ ही प्रथम ढाल का उपयोग किया गया। टकराना। उसने देव कलाओं की शक्ति से लगातार दोनों हाथों से मुक्के बरसाए, जिससे हरे प्रकाश से टिमटिमाते सभी पेड़ टूट गए। टूटे हुए टुकड़े आसमान से गिरे और हिंसक तूफानों और आत्मा की शक्ति के आघातों से बह गए। इस एक हमले में घना और सघन जंगल गायब हो गया और 10 किलोमीटर से अधिक दायरे वाले एक विशाल और गहरे गोलाकार गड्ढे में तब्दील हो गया। जैसे जैसे वातावरण घना होता गया, शौर्य और साधारण एल्फ योद्धा बड़े गड्ढे के ऊपर एक दूसरे के सामने तैरते रहे। शायद इसलिए क्योंकि वे डेटा से बने थे, साधारण एल्फ योद्धा की अभिव्यक्ति में जरा भी बदलाव नहीं आया। वह घने वातावरण के बीच उदासीन भाव से खड़ा था। शौर्य मुस्कुराया क्योंकि उसकी पीठ पर अचानक हरे पंखों की एक जोड़ी उभर आई थी। एक फड़फड़ाहट के साथ वह अपने मूल स्थान से गायब हो गया। दिव्य कला, पवन के पंख। शौर्य एल्फ वॉरियर के पीछे दिखाई दिया। उनकी दाहिना पैर पूरी तरह से रेवन ब्लैक क्रिस्टल शील्ड से ढका हुआ था। वह अपने पैर से एल्फ वॉरियर की कमर की ओर एक मीडियम वाली किक मारी, जो डेथली की दरांती जैसी दिख रही थी। लेकिन जैसे ही शौर्य का पैर एल्फ योद्धा तक पहुंचने में सक्षम था, एल्फ योद्धा का हाथ अचानक उसकी कमर पर दिखाई दिया। जैद जैसा हाथ जो किसी लड़की का लग रहा था और बेहद कमजोर और शक्तिहीन लग रहा था, शौर्य के दाहिने पैर से टकराया जो काले क्रिस्टल शील्ड से ढका हुआ था। टकराना। हाथ और पैर आपस में टकराए और एक भयानक शॉकवेव फैली जो चारों दिशाओं में फैल गई। हल्के हरे, हरे, काले, बैंगनी रंग की रोशनी चमक उठी। यह विभिन्न देव कलाओं के सम्मिश्रण से उत्पन्न प्रकाश आभा थी। पहले विस्फोट करके खोला गया गहरा गड्ढा शॉकवेव के कारण और भी अधिक फट गया। गहरी खाइयां बन गईं और बाहर की ओर फैल गईं, जिससे पूरी जमीन एक बड़े चीरे के कारण हुए घातक आघात की तरह दिखाई देने लगी। कुचले हुए पत्थर दरारों से बाहर निकल आए और आघात तरंग के भार से चूर्ण में बदल गए तथा हवा में फैल गए, जिससे शौर्य और साधारण योगिनी योद्धा की आकृतियां छिप गईं। टकराना, टकराना, टकराना। धुएं से भरे क्षेत्र के भीतर से बहरा कर देने वाली टक्करों की आवाज़ें सुनी जा सकती थीं क्योंकि शॉकवेव हर दिशा में फैलती जा रही थीं। जमीन पर खाइयां और गहरी होती जा रही थीं क्योंकि दूर के पेड़ या तो बह गए थे, टूट गए थे या उड़ गए थे। 10 किलोमीटर से ज्यादा के दायरे वाला गोलाकार क्षेत्र अस्त व्यस्त था। मेरे लिए मरो। टकराना। धूल के भीतर से शौर्य की ठंडी आवाज आई। एक तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई व्यक्ति नीचे की ओर गिरा और जमीन पर गिर गया, जिससे एक और बड़ा गड्ढा बन गया। यह एक साधारण योगिनी योद्धा था। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी और उदासीन बनी रही, लेकिन उसका चमड़े का कवच फटा हुआ और तार तार हो गया था और उसकी सफ़ेद त्वचा पर अनगिनत घाव थे जिनसे चमकता हुआ हरा रक्त बह रहा था। इस समय शौर्य के मुंह के कोने से खून के निशान निकल रहे थे। उसकी आभा कुछ अस्थिर थी, लेकिन उसने अपने शरीर पर थकान को नज़रअंदाज कर दिया। हवा के पंखों के फड़फड़ाने के साथ वह प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और जमीन में मौजूद एल्फ योद्धा की ओर बढ़ गया।
एक ठंडे भाव के साथ उसने अपनी सारी शक्ति अपने दाहिने पैर में जुटाई और खड़े होने का प्रयास कर रहे योगिनी योद्धा की छाती की ओर नीचे गिरा। टकराना, जमीन हिल गई और जमीन पर 1 मीटर लंबी दरारें फैल गईं। हाल ही में जब वह गंभीर रूप से घायल हुआ था तो इस भारी हमले से पीड़ित होने के बाद एल्फ योद्धा अंततः बेहोश हो गया। तभी युद्ध रुक गया। हवा में फैली धूल हवा के साथ उड़ गई और आसमान फिर से साफ हो गया। शौर्य ने अपने मुंह के कोने पर लगे खून को छुआ और उसके चेहरे की ठंडक धीरे धीरे कम हो गई। वह हौंकते हुए अपने होंठ चाटने लगा और अपना सिर नीचे करके गायब हो रहे योगिनी योद्धा को देखने लगा। देवकला में 8 गुना वृद्धि के अलावा उसे साधारण योगिनी योद्धा को बमुश्किल पराजित करने के लिए अपने सभी अन्य तुरुप के पत्तों का उपयोग करना पड़ा। क्या वह थोड़ा ज्यादा ताकतवर नहीं है? क्या एक साधारण योद्धा इतना शक्तिशाली हो सकता है? यद्यपि एल्फ जाति वास्तव में लड़ाई का आनंद लेने वाली जाति नहीं थी, फिर भी उनकी संख्या कम नहीं थी और उनमें से सबसे साधारण भी इतने शक्तिशाली थे। वे हम मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जिस ब्रह्मांडीय क्षेत्र को एल्फ जाति नियंत्रित करती है वह पृथ्वी युग के कन्या सुपरक्लिस्टर जितना बड़ा है। यह एक विशाल क्षेत्र है जिसका व्यास लगभग 200 मिलियन प्रकाश वर्ष है। आपको यह अवश्य जानना चाहिए कि आकाशगंगा का व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष था। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि योगिनी जाति के नियंत्रण में कितना विशाल क्षेत्र होगा। ब्रह्मांड क्षेत्र में केवल उच्च स्तरीय दानव जाति ही कल्पित बौनों से तुलना कर सकती थी और इतने विशाल क्षेत्र पर अधिकार कर सकती थी। ऐसा कहा जाता था कि सुदूर ब्रह्मांड में कुछ साम्राज्य थे जिनका क्षेत्रफल 100 मिलियन प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ था और यह पृथ्वी युग में मानवता द्वारा देखा जा सकने वाला सबसे बड़ा ब्रह्मांड था। ओह, ये दौड़ें कितनी डरावनी होंगी। शौर्य ने अपने दांत चटकाए और उसकी आंखों में एक जटिल भाव था। उनकी तुलना में मानवता अभी भी एक नया अंकुर थी जो केवल कल्पित बौनों के संरक्षण में ही काम सकती थी। मानवता के लिए मजबूत बनना अभी भी एक लंबी और कठिन यात्रा है। जब शौर्य ने 34वां राउंड पार किया तो बाहर शोर मच गया। उनकी रैंकिंग एक बार फिर बढ़ गई है। समग्र रैंकिंग में वे 693वें स्थान पर हैं। क्या उस रैंकिंग को पाने के लिए 120 एपर्चर वाले प्रतिद्वंद्वी को हराना जरूरी नहीं है? क्या वह नया नहीं है? धिक्कार है। क्या यह आदमी बहुत ताकतवर नहीं है? बड़ी खबर, ये निश्चित रूप से बड़ी खबर है। ये लड़का, वह निश्चित रूप से युवा ड्यूक्स के बीच एक शीर्ष रैंक का प्रतिभाशाली व्यक्ति है। क्या वह अपने युवा वर्षों में शिक्षक नांगोंग जैसा नहीं है? उसी समय मार्गरेट और अन्य 2 लोग समग्र रैंकिंग बोर्ड को अपनी आंखें चौड़ी करके देख रहे थे। कांस्य टैबलेट पर केवल शीर्ष 10 ही दिखाए गए थे, लेकिन वे स्वयं अन्य रैंकिंग की जांच कर सकते थे। इस समय तीनों शौर्य को शीर्ष 10 रैंकिंग में आगे बढ़ते हुए देख रहे थे और वे दंग रह गए। काले बालों वाला युवक बोला, अरे, क्या ये सच है? फेडरल यूनिवर्सिटी के पास एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो उन शक्तिशाली जातियों के खिलाफ लड़ने में सक्षम है। सुनहरे बालों वाला युवक अविश्वास में था। क्या वह बहुत ताकतवर नहीं है? एक नए छात्र के लिए 120 से ज्यादा एपर्चर की लड़ने की शक्ति, हे भगवान! इसके बाद सुनहरे बालों वाले युवक ने मार्गरेट को अजीब नजरों से देखा। मार्गरेट, क्या तुम्हें इस बारे में पहले से पता था? मार्गरेट के मुंह के कोने फड़कने लगे और उसने अपनी आंखें घुमाकर उसे देखा। अगर मुझे इस बारे में पता होता तो मैं इतना हैरान नहीं होता जितना अब हूं। हालांकि उसने अनुमान लगाया था कि शौर्य की लड़ने की शक्ति 100 एपर्चर तक हो सकती है, लेकिन यह उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। एक कोने में रिया ने अपनी आंखों में चमक के साथ रैंकिंग देखी। अंत में उसने अपने दांत भींचे और वर्चुअल मार्शल सिटी छोड़ दी। उसे और भी अधिक मेहनत करनी पड़ी। हर कोई जो इस समय शौर्य के नाम पर ध्यान दे रहा था वह समग्र रैंकिंग बोर्ड पर उसके नाम को ध्यान से देख रहा था। कुछ लोग उत्सुक थे कि क्या वह अपनी स्थिति में सुधार करेगा या नहीं। मार्शल ट्रायल टावर के अंदर बर्फ जैसी ठंडी आवाज फिर से सुनाई दी। 34वां स्तर उत्तीर्ण, 70,000 शैक्षणिक क्रेडिट प्राप्त। इसके बाद उसके आसपास का दृश्य फिर बदल गया। जब शौर्य ने ये देखा तो वह तुरंत बोला, रुको 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 रुको, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। वे कौन सा मजाक करने की कोशिश कर रहे थे? एकमात्र देव कला जिसका उन्होंने उपयोग नहीं किया था वह 8 गुना ताकत बढ़ाने वाली देव कला थी, जबकि अगले प्रतिद्वंद्वी के पास लड़ने की शक्ति के मामले में 10 एपर्चर की वृद्धि होगी। अपनी पूरी ताकत पर भी वह कुछ भी करने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए कुछ ट्रम्प कार्ड क्यों न छिपाए जाएं। यह बाहर निकलने का बिल्कुल सही समय है। बदलता दृश्य अचानक रुक गया और ठंडी आवाज फिर से सुनाई दी। सिमुलेशन के अंत में आपने 34वां स्तर पार कर लिया है और समग्र लीडरबोर्ड पर 693 की रैंकिंग प्राप्त की है, जो पहले वर्ष की रैंकिंग में है। आपको 556,075 अकादमिक क्रेडिट दिए गए हैं। जब शौर्य ने अपने इनाम के बारे में सुना तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। बहुत बढ़िया, 550,000 शैक्षणिक क्रेडिट अर्जित करना, ये बहुत है।
हालांकि यह अभी तक एक दिव्य कलाकृति खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है, फिर भी यह एक बड़ी राशि है। मैंने अंततः अपने 130,000 शैक्षणिक क्रेडिट में और वृद्धि कर ली है, ये बहुत अच्छी बात है। ये कितने दुख की बात है कि यह पुरस्कार केवल एक बार ही प्राप्त किया जा सकता है, दूसरी बार पाने का अवसर नहीं मिलता। यदि ऐसा होता तो मार्शल ट्रायल टॉवर पर बार बार आने मात्र से ही हर कोई अमीर बन जाता। जैसे ही शौर्य को थोड़ा अफसोस महसूस हो रहा था, उसके शरीर को मार्शल ट्रायल टॉवर से बाहर ले जाया गया। मार्शल ट्रायल टॉवर के बाहर उसका इंतजार कर रहे सभी लोगों की नज़रें तुरंत उस पर टिक गईं। शौर्य ने तुरंत अनगिनत नज़रों को महसूस किया और चिंतित हो गया। हर कोई मेरी ओर क्यों देख रहा है? मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। उन्होंने तुरंत वर्चुअल मार्शल सिटी छोड़ दी। सिमुलेशन समाप्त होने के बाद उन्हें किसी के साथ भी मुकाबला करने में कोई रुचि नहीं थी और स्वाभाविक रूप से उन्होंने कुछ समय के लिए प्रशिक्षण लेने का अवसर ले लिया। जब मार्शल ट्रायल टॉवर के बाहर सभी छात्रों ने शौर्य को वर्चुअल मार्शल सिटी से तुरंत बाहर निकलते देखा तो कुछ ने असंतोष में मुंह बनाया, लेकिन इसके खिलाफ असहाय थे। उसी समय अनगिनत छात्रों ने शौर्य का अनुसरण किया और मार्शल ट्रायल टॉवर छोड़ दिया। सिमुलेशन छोड़ने पर शौर्य की समग्र रैंकिंग 600 से अधिक होना बहुत बड़ी खबर थी। उनके लिए यह आवश्यक था कि वे इसकी घोषणा यथाशीघ्र करें।